चलिए शो की शुरुआत करेंगे और फ्राइडे मतलब हफ्ते का आखिरी दिन, एक हफ्ता जो बहुत अच्छा जा रहा था वेंसडे तक, लेकिन आखिरी के 2 दिनों ने पूरे किए कराए पर पानी फेरा। हालांकि एज अ वीक अभी भी ये वीक अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ नहीं बंद हो रहा है। इनफैक्ट मिड कैप में तो इस हफ्ते भी तेज़ी रही है, लेकिन निफ्टी आज की इस गिरावट के बाद करीब करीब 3/4% वीकली लेवल पर गिरता हुआ दिखाई देगा। आखिरकार क्या हुआ आज निफ्टी ने उस 25,000 के अहम लेवल को तोड़ा। सुबह जब मैं और वीरू शो कर रहे थे तभी उस लेवल को तोड़ा गया था और उसके बाद पूरे दिन एक बार भी निफ्टी ने उस लेवल को रिक्लेम करने का अटेम्प्ट नहीं किया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। और आज फिर कल के बाद लोअर हाई और लोअर लो लगा, और इस बार तो बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो लोअर हाई और लोअर लो लगा। क्लियरली एक्सिस बैंक के नंबर्स बाकी सब पर भारी पड़े। अब आप कह सकते हैं कि ओवर रिएक्शन है या नहीं है, शायद आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक अलग हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो मार्केट ने एक्सिस बैंक पर रिएक्ट किया। जब आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी आ जाएंगे तब उस पर रिएक्ट करेगा मार्केट, लेकिन फिलहाल तो मार्केट ने रिएक्शन दी एक्सिस के नंबर पर। बाय द वे आईसीआईसीआई में अब रैली आ रही है थोड़ी सी। ऑब्वियसली एफआई की सेलिंग ये एक और बड़ा फैक्टर रहा मार्केट के ऊपर। लगातार एफआई की सेलिंग रही है। अब पूरा ध्यान है रिलायंस पर, एचडीएफसी बैंक पर, आईसीआईसीआई बैंक पर, जो 3 बड़े नंबर्स आने हैं। और बैंक निफ्टी बहुत क्रूशल लेवल्स के नीचे, ना सिर्फ 20 डे में बल्कि जो एक 56,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसके भी नीचे। लेट्स सी आखिरी के 1.5 घंटे में क्या होगा। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है वो देखने वाली बात होगी। और मार्केट फिलहाल तो बहुत ही नर्वस, जैसा कि आप बता रहे थे, 25,000 के स्तर के नीचे कर रहा है कारोबार। डेलो के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज काफ़ी प्रेशर, और प्राइवेट बैंक्स क्लियरली आज एक्सेंट ऑफ द डे ये पूरा इंडेक्स जिस तरीके से ट्रैक किया है इस मार्केट को। लेकिन क्या सिर्फ एक्सिस बैंक के नतीजे से मार्केट पर इतना बड़ा असर पड़ा है, या फिर स्ट्रीट ये भांप रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का भी मामला थोड़ा डाइसी होगा? क्या लग रहा है आपको, यहाँ से कैसे रिएक्ट कर सकता है मार्केट, कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट? और अगर दूसरा तर्ज भी रखूँ मैं, कहीं रिलायंस के नंबर अच्छे आए तो फिर क्या मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का इंटरडे चार्ट आपको एक चीज़ तो कह रहा है कि मार्केट अभी फर्मली ये मानने को तैयार नहीं है कि एक्सिस का जो मलेस है वो पूरे के पूरे सेक्टर्स पर हावी पड़ेगा। लेकिन श्रेया, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, ये एक्सिस बैंक को बाद में लाने चाहिए नंबर्स। वैसी बैक वेंचर है, पूरे मार्केट का मूड माहौल ख़राब कर देता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, कितनी बार हुआ है। मैं वीरू हमने लगातार बात की है इस बारे में। ये आ जाने देता आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नंबर, उसके बाद ले आते, कम से कम थोड़ा सा ब्लो तो सॉफ्टन हो जाता है। लेकिन खैर जो भी है, अब देखिए आज की गिरावट का मेन कारण एक्सिस बैंक है। क्योंकि अब अगर एक्सिस, चलिए ठीक है, हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक काफ़ी हद तक उसको सुधार दें, लेकिन जो एक्सिस बैंक के नंबर से उनमें एक चीज़ तो दिख रही है कि इकोनॉमी में ब्रॉड बेस्ड रिकवरी नहीं है। वरना एक्सिस भी छोटा बैंक तो नहीं है तो एक्सिस भी बहुत बड़ा बैंक। तो उसको अगर इतने ख़राब नंबर लेकर आ रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट को कहीं ना कहीं रिस्क लग रहा है। और इतने ख़राब नंबर्स के जिससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुबह कितनी बात हुई वैल्यूएशन कम्फर्ट है, बहुत लोगों ने कहा वैल्यूएशन कम्फर्ट है, पोजीशन में है, सब कुछ है, उसके बावजूद स्टॉक गिरा है। तो ये एक क्लियरली एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इन पॉइंट्स को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है इनका। लेकिन ये एक्सिस बैंक, जिससे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक क्लियरली अब मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। देखिए निफ्टी को 24,900 बचाना होगा। अगर आपने 24,900 नहीं बचाया श्रेया तो 24,750 तक, उसके बाद कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है मार्केट पर। और आज अभी के लिए 24,900 हम बचा रहे हैं, और ऊपरी लेवल पर 25,050 से लेकर 25,100 ये एक रेजिस्टेंस होगा। लेकिन मेरी नज़र रहेगी बैंक निफ्टी पर, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब 56,000 बड़ा सपोर्ट है, और अगर 56,000 के नीचे आप फिसले तो जोखिम बढ़ेगा। मैं अभी लेवल की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह है कि आज बैंक निफ्टी में ओवर रिएक्शन है। बैंक निफ्टी में आज ओवर रिएक्शन है, जो भी है, जिस भी वजह से है। अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अच्छे आए तो इक्वली फास्ट रिकवरी पॉसिबल हो सकता है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आ जाए अगर दोनों नंबर्स अच्छे आ गए तो। बाकी तो खैर मंडे बताएगा, मंडे तक वेट करेंगे। इसलिए हम आज सुबह बात भी कर रहे थे कि अर्निंग सीजन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट 24 घंटे जिस पर हम स्टे डाउन कर रहे हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव रहे आज? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए, कुछ स्टॉक्स अच्छे भी हैं लेकिन कुछ सेक्टोरियल बिहेवियर अलार्मिंग है। फॉर इंस्टेंस मैं शुरुआत करूंगा, एक बार आप डिफेंस स्पेस लेके आइए अनुज। यहाँ पे 50 डेमा टूटे थे, उसके बाद अब ऑलमोस्ट
100 डेमा भी क्रैक हो रहे हैं। लुक एट भारत डायनामिक्स नाउ, ये अब जा रहा है अपने 100 डेमा की तरफ। मोस्ट स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक वन वे तेजी थी इस स्टॉक में, वहाँ उस दिन इसका 9 या 10 मई के आसपास, 13 मई के आसपास इसका इसने इसी लेवल को पार किया था, वो भी टूटता हुआ। उस हफ्ते की लोज टूटते हुए शॉर्टिंग काफ़ी गंभीर है। तो अगर आपके पास ये ट्रेड्स हैं या स्टॉक्स लॉन्ग साइड पे हैं, तो अभी ये विचार करने लोग लायक ये स्टॉक्स हो गए हैं अब, क्योंकि क्रिटिकल एवरेजेस टूट रहे हैं विद इमेंस विद शॉर्टिंग। ह्यूज ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहे हैं शॉर्ट साइड पे। इसमें HAL में भी, भारत डायनेमिक्स में भी, और इनफैक्ट BEL सबसे मजबूत स्ट्रक्चर BEL। इसमें अनुज आज पहली बार, मैं बताता हूं आपको, 8 अप्रैल के बाद पहली बार एक नेगेटिव क्रॉसओवर 1020 का डेवलप हुआ है और अच्छी खासी शॉर्टिंग। तो अलार्मिंग साइंस है यहाँ पे इस वक्त डिफेंस स्पेस में। उसके बाद आता हूँ कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स पे। इंडियन होटल्स, ये स्पेस अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग, और इंडियन होटल्स करीब 1.25% के गेन के साथ आज का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली इसका लास्ट ड्यू एवरेज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है। आई मीन डेरिवेटिव्स में ये, कैश में मेरे ख्याल से ITC होटल्स भी करियर हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो जो बास्केट एक्सट्रीम स्ट्रेंथ दिखा रही है, जिसके पीछे अर्निंग्स भी हैं, ये है होटल स्टॉक्स। उसके बाद मैं रखूंगा वायर एंड केबल सेगमेंट, दैट्स KEI इंडस्ट्रीज। आपकी स्क्रीन पे आएगा 3970 पे। ये इस वक्त 7 फरवरी 2025 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में ट्रेड करता हुआ। क्लीन चार्ट, क्लियर रेंज ब्रेकआउट, और जिस प्रकार का इंडेक्स का हाल है उन सर्कमस्टेंसेस में, उन हालात में लगभग 1.25% का गेन ठीक ठाक लग रहा है। तो ये कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे अनुज जहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और एक स्टॉक और, वो केमिकल बास्केट में जरा प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा, दैट्स SRF। लोअर लेवल से रिकवरी है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। केमिकल में लोअर ट्रैजेक्टरी से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई। खैर अनुज, अब यहाँ पे बात क्या करें, मतलब IT ने काफ़ी डैमेज किया था, आज एक्सिस बैंक ने डैमेज किया। मतलब ये बाजार की पोजीशनिंग अब अगर यहीं पे क्लोज हो जाए, हम मान लीजिए 24,950 पे, ये क्लोज कैसा होगा गिवन द फैक्ट जिस प्रकार के नंबर्स एक्सिस बैंक ने दिए, या फिर जिस प्रकार के नंबर्स IT के हैं अब तक, या यहाँ से कितना डाउन साइड और लग रहा है आपको अगर खराब थोड़े से नंबर और हुए वीकेंड पे? तो भैया आज सुबह मैं एक बात कह रहा था कि विनर टेक्स ऑल है, या तो ये मार्केट 25,750 तक जाएगा या 24,750 तक जाएगा। उस समय मुझे सुबह ये नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी 24,750 की तरफ बढ़ चलेंगे। 24,900 950 वो लक्ष्मण रेखा है, उसके नीचे वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम फिर 24,750 वो वहाँ तक की जगह ओपन हो जाएगी। लेकिन पता क्या ना वीरू, ये मार्केट में ना सेंटिमेंट इतनी तेज़ी से बदलता है ना, ट्रस्ट मी, एक अच्छा नंबर चाहिए इस मार्केट को मंडे को पूरा का पूरा सेंटिमेंट वापस सुधारने में। आज हम सिर्फ एक ख़राब नंबर पर रिएक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन एक अच्छा नंबर आ गया तो मंडे को, तो लेट्स सी। मैं अभी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि इस मार्केट को ब्रेक डाउन वाली मार्केट अभी भी नहीं मानूंगा। लेट्स सी मंडे को, हाँ मंडे को अगर मार्केट नहीं सुधरा और अगर आपने ये लेवल तोड़ दिया 24,900 डिसाइसिवली, तब ये मानना होगा कि नहीं अब मार्केट वीक हो गया। श्रेय, गुड आफ्टरनून, आगे बढ़ते हैं शो में। जी आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपने थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन मैं डिटेल में जानना चाहूँगी, एक्सिस बैंक ने जिस तरीके से रायता फैलाया है आज, क्या समेट सकता है HDFC और ICICI बैंक के रिजल्ट्स? थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया, फिर भी अगर अच्छा आए तो। रायता तो फैलाया है, काफ़ी फैलाया और एक्सिस ने, और इंटरेस्टिंग बात ये कि पहली बार नहीं फैलाया, और हर बार वो जैसे मतलब एक करता कोई है, उसके बाद उसको सुधारने का काम कोई और करता है, तो जिम्मेदारी तो फिर ICICI और HDFC बैंक की ही है। मेरे ख्याल से ICICI बैंक इन पर्टिकुलर साइंस दिखा रहा है कि ये स्टॉक अभी गिरने को तैयार नहीं है। तो एटलीस्ट एक तो आपके पास बचाव का वो है, एक तो राहुल द्रविड़ है आपके पास। बाकी HDFC बैंक भी देख लेते हैं, वो पता चल जाएगा। HDFC बैंक के जो क्वार्टरली अपडेट्स आए थे, उनको देखकर लगता तो नहीं है कि HDFC बैंक डिसअपॉइंट करेगा। स्टॉक प्राइस थोड़ा सा वीक रहा है आज जरूर। कई बार ना क्या होता है श्रेय, ये कई बार थोड़ा सा मूव्स जो होते हैं ना, ये थोड़े से फेक ब्रेकडाउन भी होते हैं। कई बार सब निकल जाएंगे लॉन्ग पोजीशन से, उसके बाद हो सकता है मार्केट रैली कर दे, ये भी पॉसिबल है। मंडे को पता चल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा वेट करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, सोमवार का इंतजार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। जिस तरीके से मार्केट टूटा है, शुरुआत गिरावट वाले स्टॉक्स के साथ की जाए, कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आज देखने को मिल रहा है, डेंट कौन से स्टॉक्स पे पड़ा है,
एक्सिस बैंक क्लियरली रिजल्ट के बाद स्ट्रीट ने पनिश किया, 4.5% के करीब टूट कर रहा है कारोबार। पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में आज प्रेशर है, तो श्रीराम फाइनेंस देखिए 2.5% से ज़्यादा गिर गया। बीएल और जैसा कि बात भी कर रहे थे वीरेंद्र जी, डिफेंस स्टॉक्स पर आज फिर से डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2% ये टूटा, ग्रासिम भी टूट कर रहा है कारोबार 1.5% करीब। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पे देखिए, भारत डायनेमिक्स अगेन 3.5% ज्यादा की गिरावट। सीजी पार मुनाफा वसूली का शिकार हुआ 2.5% के करीब। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो पिछले कुछ सत्रों से अच्छा मूव दिखा रहा था, आज थोड़ा प्रेशर, मार्केटी प्रेशर में क्या कर सकते हैं, 2.5% ही टूटा। यूनो मिंडा पर भी आज 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे भी मूड माहौल में कई स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी है। विप्रो रिजल्ट के बाद ये चढ़ गया, इंट्राडे में तो और भी तेज था, 2.5% के करीब अभी भी चढ़कर कर रहा है कारोबार। मेटल स्पेस में फिर भी आज बाइंग देखने को मिल रही है, इंडेक्स आज इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। टाटा स्टील 1.5% की तेजी, ओएनजीसी 1% से ज्यादा और एचसीएल टेक में आज खरीदारी। आईटी स्पेस फ्लैट है, तो यहाँ पर भी 0.16% की खरीदारी। टाटा कॉम रिजल्ट अच्छे, इंटरडे से थोड़ा फिसला है लेकिन अभी भी बरकरार है, 1.5% की तेजी इसमें। डालमिया भारत यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया भारत, जेके सीमेंट, तो सीमेंट स्पेस में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है, 2.5% से ज्यादा ये चढ़ गया। पॉलीकैप यहाँ पे तो बाइंग है ही केबल्स एंड वायर स्पेस में, साथ ही एनएमडीसी में भी खरीदारी 2.5% से ज्यादा। चलिए अब आगे बढ़ते शो में और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, अमित जैन, रचना सेठ, कविता जैन और विकास सालुंखे से। 2:15 पर रिलायंस के क्वार्टर वन नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे यतिन मोता। 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको कि प्राइम फोकस में जोरदार तेजी से क्यों सतर्क रहना है। 2:30 बजे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का प्रीव्यू करेंगे गौरव ज्वलकर, साथ ही अल्ट्राटेक के नतीजों का अनुमान बताएंगे आशीष चतुर्वेदी, और कंचन नौटियाल बताएंगी आपको हैवेल्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:40 पर बोर्ड रूम में क्वार्टर वन नतीजों पर चर्चा के लिए एलटीआई माइंडट्री के सीएफओ विपुल चंद्रा जी जुड़ेंगे। 2:42 पर कंचन नौटियाल हाल में लॉन्च क्यूआईपीज पर खास रिसर्च लेकर आएंगी। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एलेक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक, 3:10 पर एनालिटिकल के लिए स्ट्रैटेजी, साथ ही 3:15 पर बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए अब हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है। शो की शुरुआत या ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या क्या रहेगी आपकी पिक? गुड आफ्टरनून। आई थिंक शॉर्ट होना चाहिए, इतनी गिरावट के बाद भी मैं बोलूंगा शॉर्ट, क्योंकि म्यूटेड लॉन्ग्स है और स्टॉक का नाम है बीईएल। काफी दिनों से हम देख रहे हैं इसमें गिरावट। अब ट्रेड कर रहा है 396.20 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 399, करीब 300 लेस देन 3 रुपीज का स्टॉप लॉस है। नियर टर्म टारगेट 390 के, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। फ्रेश सिग्नल मिला है बीईएल में। जी, मैं जिसका जिक्र कर रहा था डिफेंस स्पेस, आज स्टैट्स देखकर थोड़ा सा मैं भी अचंभित था। मैं भी अगर आप देखें घबराया, 20 डीमा के नीचे नेगेटिव क्रॉसओवर, ह्यूज शॉर्टिंग बीएल। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र, देखिए मेरी नजर मेटल स्टॉक्स पे है और उसमें से मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा एनएमडीसी का चार्ट। लुक एट एनएमडीसी, एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट मिला है 70 के ऊपर। सो एट अ लेवल ऑफ 71.50 इट्स अ बाय, स्टॉप लॉस विल बी एट 70। स्विंग ट्रेडिंग का इसका टारगेट होगा 75 का। ओके, एनएमडीसी यहाँ पे खरीदारी की राइट, तो अभी तक एक सेल साइड की ट्रेड, एक बाय साइड की ट्रेड आ चुकी है। मानस जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं, सेल या बाय? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए डालमिया भारत यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो डालमिया भारत में खरीदारी करेंगे। 2209 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 2330 2330 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश टेबल्स हैं। चाहे तो 2240 का 2240 वाला कॉल ऑप्शन 66 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 44 रुपीज के स्टॉप लॉस से 110 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ओके, डालमिया भारत, यहाँ पर इसका कोड है डाल भा। तो रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी बताइए आपका ट्रेड। जी, मेरी तरफ से श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स शॉर्ट साइड पे रहेंगे। अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग फॉल यहाँ पे आई हुई ऑलरेडी है, बट देयर आर स्टिल चांसेस कि जो इंट्राडे कंसोलिडेशन हुआ है पिछले 3 घंटे में करीब उसके टूटने के चांसेस हैं ऑन द डाउन साइड।
तो 651 पे है हम। यहाँ पे हम एक माइनर सा ऐसे लगाएंगे 655 पे, और अगर 655 के नीचे ये बना रहता है तो डाउन साइड पे देयर आर चांसेस कि ये हमें 640 तक जाते हुए दिखाई दे। ओके, श्रीराम फाइनेंस पे सेल 651 पे, और अब चलते हैं अगले ट्रेड के लिए विकास जी के पास। विकास जी नमस्कार, आपका सौदा ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो रजिस्टर है उसके सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। लेकिन हालांकि स्टॉक में कोई अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकता है, वो है टाटा कंज्यूमर। जिस हिसाब से कल उसमें एक अच्छा वो देखने मिला था। हालांकि आज इंट्राडे में थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है, बट 1090 इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसमें अभी भी देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे इसको बाय किया जा सकता है। 1078 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1150 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर में वापस आते हुए देखने मिलेंगे। तो इसमें वीकली और डेली दोनों फॉर्मेट में मुझे लगता है एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, तो टाटा कंज्यूमर बाय कीजिए 1150 की। टाटा कंज्यूमर पसंद आ रहा है विकास जी को, यहाँ पे खरीदारी कराई। तो 3 बाई साइड की ट्रेड और 2 सेल साइड की ट्रेड आई है आपके पास, एक बार रख देती हूँ। गावस्कर बीईएल पर सेल की कॉल दे रहे हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन करते हुए जाइए। राजेश सातपुते जी को एनएमडीसी पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी कराई उनकी तरफ से। मानस जी कह रहे हैं दालमिया भारत में खरीदारी कर सकते हैं, सीमेंट स्पेस में आज थोड़ी बाइंग है। रचना जी कह रहे हैं श्रीराम फाइनेंस में आपको शॉर्ट करना है, या ये उनकी सेल साइड की ट्रेड। और विकास जी ने अभी अभी टाटा कंज्यूमर पकड़ा और इनको ये पसंद आ रहा है, तो यहाँ पे बाई की राय। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिस तरीके से मार्केट टूटा है आज, ऐसे मूड माहौल में कोई ऐसा स्टॉक जो अपॉर्चुनिटी के लायक हो, वहाँ पे खरीदारी की जा सके? जी गुड आफ्टरनून। अनुज जी, वीरेंद्र जी गुड आफ्टरनून। बाकी भैया पैनल में मित्रगण सबको नमस्कार। बाजार जिस तरीका से कल भी टूटा था, आज भी टूटा है। कई स्टॉक्स अट्रैक्टिव हो गए हैं, फंडामेंटली साउंड होने के बाद भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। एक स्टॉक उतना टूटा नहीं है, बट फिर भी अपने ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे है और हमें अच्छा लगता है, वो है लॉरस लैब का। अगर आप देखें तो उनके जो सीडीएमओ का बिजनेस है वो लगातार रैंप अप हो रहा है, और इस कारण से ही अगर आप देखो चौथी तिमाही में सीडीएमओ का बिजनेस करीब करीब 95% ईयर ऑन ईयर की बढ़त के साथ बंद हुआ था। और अब आज की डेट में सीडीएमओ बिजनेस जो इनका है वो 28% सेल्स का है, जो कि FY19 में 13% था। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि FY27 तक वो 33% हो जाएगा। ये सीडीएमओ की जो पाइपलाइन है उनकी 90 प्लस ह्यूमन हेल्थ प्रोजेक्ट्स की है, जहाँ 15 ऑलरेडी कमर्शियलाइज्ड हैं और कुछ टारगेट्स एपीआई वगैरह को भी लेकर के हो रहा है। करीब 3200 करोड़ का इनमें एक्सपेंशन हुआ, जिस कारण से 3-4 साल से स्टॉक बहुत लैंग्विश कर रहा था, और अब चूंकि वो एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया है तो हमें लगता है वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट करेगा आने वाले दिनों में। यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त की उम्मीद की जा सकती है। सीडीएमओ ऐसे इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, और खास इंडियन सीडीएमओ इंडस्ट्रीज की बात की जाए कि जो $2 बिलियन की साइज की है, वो हमारे अनुमान के हिसाब से 14% के CAGR के हिसाब से आगे 3-4 साल तक ग्रो करेगा। तो इस वजह से हमें ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। खरीदारी की सलाह है लॉरस लैब्स में। काफ़ी चला है ये स्टॉक, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी राजेश जी को लगता है कि यहाँ जगह है। अब बात करते हैं आज शाम आने वाले मार्केट के सबसे बड़े क्यू की। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स आएंगे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स का प्रीव्यू करते हैं। यतिन के पास चलते हैं। यतिन गुड आफ्टरनून, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का फर्स्ट क्वार्टर का नंबर सिक्वेंशियल बेसिस पे अच्छा रहना चाहिए। रिजल्ट्स इंप्रूविंग है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 2,40,000 करोड़ के पार आपको टॉप लाइन जाते हुए नजर पड़ेगी। मुनाफा लगभग 19,520,000 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमानित है, जो कि 2% की ग्रोथ रहेगी। और एबिटा मार्जिन्स में भी आपको स्थिरता आती हुई नजर पड़ेगी। सबसे बढ़िया बात हुई है क्वार्टर में और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ है, वो है जीआरएम्स। सिंगापुर के जो बेंचमार्क जीआरएम्स हैं वो 7 ईयर के हाई पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नतीजों को बेनिफिट देंगे। और अगर हम बात करें टेलीकॉम सेगमेंट की, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ग्रोथ पिलर क्वार्टर का आता हुआ नजर पड़ेगा। अगर हम O2C कारोबार की बात करें तो पिछले क्वार्टर हमने देखा था कि शटडाउन्स थे, मेंटेनेंस था, जिसके कारण रिजल्ट्स पे अच्छा देखा गया था। तो कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में भी थोड़ा स्पिल ओवर रहेगा, लेकिन क्लियरली O2C सेगमेंट का आउट परफॉर्मेंस और डीजल क्रैक के जो इंप्रूवमेंट है इस पर नज़रें बनी रहेंगी। जियो और इसका प्रीव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। टेलीकॉम बिजनेस में अगर हम देखें तो सिक्वेंशियल 3% की सेल्स ग्रोथ और लगभग 4% का एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट एबिटा जियो के लिए 16,500 करोड़ के पार होता हुआ नजर पड़ेगा।
और एबिटा मार्जिन्स में भी आपको एक आधे % का इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर पड़ेगा। आरपू जो सबसे अहम फिगर है जीआरएम्स के बाद, वो 206 रुपये पर सब्सक्राइबर एक्सपेक्टेड है, जो कि पिछले क्वार्टर 203 रुपये 30 पैसे था। तो यहाँ एक अच्छा बम्पअप देखने को मिलेगा। हालांकि जो आने वाले क्वार्टर्स में टैरिफ हाइक है, किस तरीके से जियो फाइबर को और बढ़ावा दिया जाएगा, ये सारे जो मैनेजमेंट के क्लैरिफिकेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन ओवरऑल रिटेल और जो ऑयल सेगमेंट है ये स्टेबल रहेगा, रिफाइनिंग पेटकेम मजबूत रहेगा, और इसके साथ अगर हम न्यू एनर्जी की बात करें तो इसका आउटलुक काफ़ी अहम माना जाएगा रिजल्ट्स के अलावा। ओके यतिन, शुक्रिया। तो ये इस समय कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर्स वॉच आउट करने का स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिखाई देगा। राजेश अग्रवाल जी, रिलायंस पर क्या व्यू है आपका? रिलायंस पे अनुज जी हम लोग लगातार बुलिश रहे हैं और हमेशा से हमारी बाय कॉल रही है, माने कई क्वार्टर्स से रहकर। और अभी भी हम समझते हैं कि नतीजों की वजह से कोई वोलाटिलिटी आती है, कोई नीचे के भाव मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के निवेशक को खरीदना ही चाहिए। जियो और रिटेल दो एक बहुत मजबूत स्तंभ है। हालांकि जियो के लिए ऐसे खबरें आई कि आईपीओ में थोड़ा डिले हो सकता है, बट ठीक है, वैल्यूएशन अपनी जगह है, आईपीओ अपनी जगह है। अगर आप वैल्यूएशन की बात करो तो 200 रुपए के ऊपर का आरपीओ, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आने वाले दिनों में टैरिफ हाइक्स की बातें, जियो फाइबर का लॉन्च आउट, इन सब चीजों से मुझे लगता है आरपीओ में और भी बढ़त आएगी, मार्जिन बेहतर होते नजर आएंगे। रिटेल 19,000 के आसपास के रिटेल स्टोर्स इनके, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, जहाँ दूसरे जो रिटेल चेन्स हैं उनके स्टोर्स ही 700, 800, 1000 के आसपास है, और ये हर क्वार्टर में उतने स्टोर जोड़ लेता है। तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि उनकी साइज की और इनकी साइज की। कई ब्रांड्स इन्होंने एक्वायर कर रखे हैं। ऑयल टू केमिकल बिजनेस ठीक लग रहा है, जीआरएम की वजह से वहां से भी जो सिंगापुर जीआरएम की वजह से वहां उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस शीट इतने बड़े कैपेक्स के बाद भी स्ट्रांग बनी हुई है। जस्ट एक कॉर्पोरेट एक्शन कोई आ जाए तो एक तड़का लग जाएगा, अदरवाइज हमें लगता है 1800 रुपए के टारगेट साल भर में आ सकते हैं। यहाँ पे एक्यूमुलेशन की ही राय रहेगी। 1800 के टारगेट साल भर में आ सकते हैं, एक्यूमुलेशन की राय रहेगी। राजेश जी, एक और फॉलो अप आपसे, ये एक्सिस के नंबर्स क्या इतने खराब थे कि ऑलरेडी गिरा पिटा स्टॉक आज फिर इतना 6% नीचे? देखिए, एनाम्स में विशेष गिरावट आई 17 बेसिस पॉइंट की, जो थोड़ी सी दिक्कत थी। उससे भी ज्यादा दिक्कत इस वजह करके आई कि एसेट क्वालिटी, जहां हमने लगातार कई क्वार्टर से बैंकों में देखे सुधार होता हुआ है, इसमें वहां थोड़ा सा डिटोरिएशन आया। बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं, बट स्लाइट डिटोरिएशन है, और वो है। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक पैनिक का माहौल टाइप हुआ, और इसी वजह से आज बैंक निफ्टी में प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि वीकेंड पे दो दिग्गज बैंक आईसीआईसी और एचडीएफसी के नतीजे, और उस वजह से हम बैंक निफ्टी में दबाव देख रहे हैं। लेकिन मेरा पर्सनल राय ये है कि एक्सिस बैंक में जो भी ये हुआ है, वो ऑलरेडी अब प्राइस में डिस्काउंट हो गया है 5-6% की गिरावट के बाद। किसी भी कारण से अगर ये 1050 तक आ जाता है तो वहां पर एक्यूमुलेशन की राय रहेगी। हालांकि हमारी पहली पसंद इस प्राइवेट सेक्टर स्पेस में एचडीएफसी बैंक है, और चौथी तिमाही, ये जो पहली तिमाही के जो अपडेट्स आए थे वो बहुत शानदार थे, और इस वक्त 2000 के आसपास आने के बाद भी हमें लगता है अभी भी अपसाइड अच्छी खासी बचती है। बोनस की मीटिंग है पहली बार एचडीएफसी बैंक की तरफ से, वो एक एडिड ट्रिगर है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। राजेश जी, आपसे पूछूं, आपने एचडीएफसी बैंक को तो कहा कि खरीदारी की राय रहेगी, वो एसबीआई का क्यूआईपी इशू आया और बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स था। अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक निफ्टी में या फिर बैंक्स में आपको एक बास्केट बाय करनी है, तो आपके मतलब आप स्ट्रेंथ को ही बाय करेंगे। वीक स्ट्रक्चर्स में से एक बंधन बैंक था मेरे ख्याल से, वो भी एक पुल बैक मोड में है। मतलब एक आपकी बास्केट क्या कहती है, मतलब जो क्लाइंट्स को भी आप लोगों ने एडवाइस दे रखी हो कि बैंक्स में लार्ज कैप, मिड कैप, पीएसयूज, प्राइवेट, ये 3-4 स्टॉक्स लेकर रखने चाहिए इस क्वार्टरली अर्निंग सीजन के दौरान या फिर उसके बाद भी? देखिए वीरू जी, ऐसा है कि बैंकिंग ऐसे स्पेस लोगों के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो इस स्पेस का एक बहुत बड़ा योगदान है। करीब अगर मैं सही हूं तो 30-32% निफ्टी का योगदान बैंकिंग साइड से आता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है। तो इस वजह से, और अगर हम ये बिलीव करके चलते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करेगी जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, तो उसमें बैंकिंग को हम पीछे छोड़ ही नहीं सकते। तो बैंकिंग पोर्टफोलियो में रहना जरूरी है। अब इसे मैं दो तरीके से बांट दूं, पीएसयू बैंकिंग साइड और पब्लिक सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग साइड और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग साइड। तो पीएसयू बैंकिंग साइड में हमारी पहली पसंद जो लीडर है एसबीआई का ही रहेगा।
अभी हमने देखा 25,000 करोड़ का आईपीओ QIP था और वो 1 ट्रिलियन तक की उसमें सब्सक्रिप्शन आई। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि बैंक के जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है उनके स्टॉक्स की, और वो अपने आप में सब्सक्राइब हो गया। अब ये है कि चूंकि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने लिया है, तो ऐसा भी नहीं है कि लिक्विडिटी बाजार में बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का ऐसे बयान आए थे कि जो सब्सिडियरीज है उनको पीएसयू बैंकों को अपना अनलॉक करना चाहिए, वैल्यू लिस्टिंग करानी चाहिए। तो एसबीआई में अगर आप देखें तो उनके कई सब्सिडियरीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो योनो है, वो एक अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, तो वो पहली पसंद रहेगी। मिड कैप की बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने नंबर्स की वजह से, और स्मॉल कैप की बात की जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसे अगर आप देखेंगे तो पिछले कई तिमाहियों से उसने शानदार प्रदर्शन दिया है। हर पैरामीटर्स पे वो दूसरे पीएसयू बैंक अपने साइज के में बेहतर पड़ता है। तो मुझे लगता है ये 3 बैंक आपको पीएसयू साइड में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो पहली पसंद, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि एचडीएफसी बैंक का ही रहेगा। सेकंड में कोटक महिंद्रा बैंक आएगा, क्योंकि उसमें भी कई सब्सिडियरीज है और वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, और पिछले कई दिनों से, अगर आप कई महीनों से देखें तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कई कारणों से, चाहे वो मैनेजमेंट को लेकर के हो या आरबीआई रेस्ट्रिक्शन वगैरह को लेकर के हो। अब सब के पीछे छूट चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ अपसाइड हो सकता है। और तीसरे, अगर इसमें स्मॉल कैप की बात की जाए तो थोड़ा रिस्क कोई ले सकता हो तो आरबीएल पे ध्यान देना चाहिए। ओके, अगर बैंकिंग स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में शामिल करते हो तो ये 6 स्टॉक्स, 3 पीएसयू बैंक स्पेस से और 3 प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से आपको ध्यान में रखना चाहिए, और इस पर आप दाव लगा सकते हैं क्योंकि हम बैंक्स और फाइनेंशियल्स ही डिस्कस करें। एक बार स्टॉक रखिए बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर, और डे हाई के आसपास ये स्टॉक कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको। वर्टिकल राइज पिछले अपने निचले स्तरों से इनफैक्ट 1.5% 2% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट भी आई, 1050 के टारगेट प्राइस देख रहे हैं। राजेश सातपुते जी, 6 महीने में ये स्टॉक 26% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है इसने ऑलरेडी। अब यहाँ से और हेडरूम क्या दिख रहा है आपको, क्योंकि 1050 की रिपोर्ट कह रही है कि टारगेट आ सकते हैं। किसी को लेना हो तो इन लेवल्स पर लें या फिर थोड़ा वेट करें, और जिनके पास है उनको क्या राय? अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 920 का होगा। अगर ऐड भी करना है तो 930, 935 जो भी डिप मिले इसमें ऐड करें, क्योंकि ये जो पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है, दिस इज द सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन। ब्रेकआउट का लेवल करीबन 960 का है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो 960 तक तो ये जाएगा। लेकिन 960 के बाद, एक्सक्यूज मी, 960 के बाद जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो करीबन 1050 का है। तो चार्ट देख के लगता है कि काउंटर अच्छा है, इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 920 फॉर दोज हु वांट टू होल्ड और दोज हु वांट टू बाय। ओके, बजाज फाइनेंस ये स्ट्रैटेजी आप अपनाई। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं, और सोशल मीडिया पर आप देखें तो इन दिनों एक शेयर काफ़ी बज़ में है। इस शेयर ने 3 महीने में 80% की दौड़ लगाई है। एक बड़ी फिल्म प्रोडक्शन से कंपनी की किस्मत पलटने की बातें हो रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस शेयर की बात कर रही हूँ, तो शेयर के बारे में बताने के लिए मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। आशीष, बताइए कौन सा ये स्टॉक, क्या डिटेल्स है आपके पास? पहले ये बताइए कि आपने रामायण का ट्रेलर देखा है क्या? रामायण का ट्रेलर तो देखा है मैंने। अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है Exactly. और यूट्यूब पे काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी इसके पुश हो रहे हैं। अब ये कहानी ऐसी कि सबको समझ में आ रही है, क्योंकि रामायण का प्रोडक्शन हाउस अगर आप देखें तो कंपनी का नाम आपकी स्क्रीन पर आ गया है, प्राइम फोकस है। सबको समझ में आ रहा है, सिंपल स्टोरी है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो 1 महीने में 40%, पिछले 3 महीने में 82% है, और ये 82% तब भी है जब ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ हो चुका है। ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक में आपको देखने को मिली है, और इसके पीछे के कारण तो आप समझ ही चुके हैं कि रामायण इनका जो प्रोडक्शन हाउस है। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें तो लगातार ये स्टॉक खबरों में बना हुआ है। हाल ही में अगर आप देखें तो कंपनी ने 46 करोड़ शेयरों का जो है प्रेफरेंशियल शेयर किया, और इसमें अगर आप देखें तो 12.5 लाख यानी करीब करीब 20 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं ये कंपनी ने जो एक्टर हैं रणबीर कपूर, इनके नाम पर अलॉट किया। और उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक में लगातार वॉल्यूम्स बढ़ती चली गई, बस चलता गया, और सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखें तो फिन इन्फ्लुएंसर इसे बड़े इंटरेस्टिंग तौर पर पेश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड और फाइनेंशियल्स ये भी आपको देखना चाहिए। 80% की तेजी तो आ चुकी है, लगभग यही समझ लीजिए कि स्टॉक दुगना हो चुका है 3 महीने के अंदर। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है क्या ये तेजी टिका हुआ है, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है। अब अगर आप देखें तो ROCE है इस कंपनी का केवल 8%। अब दिक्कत की बात है कि डेट बहुत ज्यादा है, 6.43 टाइम्स का डेट टू इक्विटी है,
और साथ में अगर आप देखें तो केवल 5,286 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके सामने डेट, नो डाउट इसमें शॉर्ट टर्म डेट की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन टोटल डेट जो FY25 के अंत तक निकल कर आ रहा है ये तकरीबन 4,880 करोड़ के आसपास है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये कंपनी इतनी अच्छी है, इतनी सस्टेनेबल तेजी इसमें आ रही है, तो कोई भी बड़ा नाम आपको शेयर होल्डिंग में नजर नहीं आएगा। एक भी DII, एक भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जो इस कंपनी के अंदर फिलहाल के लिए पोजीशंस होल्ड करते हुए नजर आए। लेकिन सेल्स ग्रोथ ये अपने आप में अगर आप देखें तो बड़ी निराशाजनक है। पिछले कई सालों से अगर आप देखें तो एक ही रेंज में सेल्स यहाँ पर कम की जा चुकी है, और पिछले 5 साल में सिर्फ जो CAGR निकल कर आ रहा है सेल्स का, टॉप लाइन का, केवल 4% है, सिर्फ और 4% है। अब दिक्कत की बात यह भी है कि पिछले 12 साल में से 9 बार तो कंपनी ने घाटा दर्ज किया है। अब आप घाटे का ट्रेंड देखें और समझिए, FY25 में करीब 458 करोड़ का घाटा कंपनी ने जो है वो दर्ज किया, 24 में 488, 23 में 194 करोड़ का मुनाफा हो गया, लेकिन FY22 इसकी बात करें तो यहाँ पर फिर से 174 करोड़ का घाटा आता कंपनी को। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। अब ऐसे में इतना मीडिया हाइप मिल गया है, सोशल मीडिया पे इतना स्टॉक चल चुका है, समझना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि ये स्टॉक सच में इतनी तेज़ी को जस्टिफाई करता है, क्या इसमें सच में टर्न अराउंड होगा कि नहीं, ये की मॉनिटरेबल है। ओके, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आशीष, शुक्रिया इस पूरी रिपोर्ट के लिए, जानकारी के लिए। राजेश अग्रवाल जी, प्राइम फोकस, सुना अभी आपने आशीष को, घाटा सिर दर्द बना हुआ है लेकिन काफ़ी बजिंग स्टॉक है। पहले सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स, हाइप्ड स्टॉक्स जो होते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर बेट लगाना चाहिए या फिर दूरी बना लेनी चाहिए? और दूसरा सवाल, क्योंकि आप बहुत ही फिल्म देखते हैं, रामायण का ट्रेलर आपने भी देखा है क्या? रामायण का ट्रेलर बिल्कुल देखा है। पहला सवाल का तो आपका ये जवाब रहा। दूसरे सवाल का है आपका कि सोशल मीडिया में जो ट्रेंडिंग हो रहा हो उस पे अपने को निवेश करना है चाहिए या नहीं। तो ये मैं आपको और हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, जो मेरी थिंकिंग है कि मान लीजिए कोई मुझे तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, न कि सोशल मीडिया पे उसका इलाज ढूंढने बैठता हूँ। सेम वे व्हेन आपको जब हेल्थ में आप सोशल मीडिया पर नहीं जाते हो, तो वेल्थ में भी सोशल मीडिया पे आपको नहीं जाना चाहिए। आप अपने से खुद से अगर आप फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स चेक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो एक प्रोफेशनल एडवाइजर है उससे एडवाइस लें और उसके बाद ही निवेश करें तो बेहतर होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत से फ्लॉज हैं जो हमने लगातार देखे हैं कई जगह। पंप एंड डंप के केस के लीजिए, या किसी के गले में शेयर आ गया, या घटिया क्वालिटी के शेयर गले में आ गए, तो ये सब चीजों से दूर रहें तो बेहतर होगा। प्राइम फोकस, जैसा कि अभी आशीष जी समझा रहे थे और कह रहे थे, उससे मैंने भी देखा था 2-3 दिन पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया था। तो वाकई में नंबर्स बेहद खराब है, इरेटिक परफॉर्मेंस रही है, लास्ट 2-3 साल से लॉसेस में चल रहे हैं, डेट बहुत हाई है, और सबसे बड़ी बात है कि जो रिटर्न रेशियोज हैं बेहद खराब। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पहले से ये स्टॉक है गले में, तो निकलने का सोचना चाहिए, नहीं लेने की तो कोई सीन ही नहीं है। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज तो अलग बात है, बड़े इन्वेस्टमेंट से के लिए दूर रहें। ओके, चलिए, ये इस समय प्राइम फोकस पर फोकस। टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ, स्टिंग प्ले करिए। काबा सर, विकास सालुंके और राजेश सातपुते जी हमारे साथ इन कॉल्स के लिए। राजेश जी, आप शुरुआत करिए। देखिए अनुज जी, देखिए मेरी नज़र जो है वो चेन्नई पेट्रो के चार्ट के ऊपर है। अगर आप इसका चार्ट देखें तो एक बहुत ही क्लीन फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखता है, और जो ब्रेकआउट के हिसाब से टारगेट देखें तो मुझे लगता है 795-800 तक भागेगा। तो लुकिंग एट द चार्ट, लॉन्ग करना है चेन्नई पेट्रो, स्टॉप लॉस होगा 768 का। ओके, राजेश जी का चेन्नई पेट्रो 780 पे बाय कॉल, इस वक्त डे हाई पे ऑलमोस्ट हिट करती है, ऑलरेडी 34 रुपये ऊपर, शानदार मूव यहाँ पे है। विकास, आप क्या पिक करेंगे? मेरा बाय कॉल रहेगा त्रिवेणी टरबाइन। यहाँ पे जिस हिसाब से एक अच्छा आपको इंट्राडे में देखने मिला, आज पूरे दिन में एक पॉजिटिव ट्रेजरी में कॉल ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 670 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 658 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंट्राडे में देखने मिला है। लास्ट के 1 घंटे में तो 658 का एक स्टॉप लॉस लगा है, इसको बाय किया जा सकता है। ऊपर में 692 के आसपास के टारगेट इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं, और डेली चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट इसमें आज देखने मिला है। जो लाइन चार्ट का 200 DMA
रुपए के ऊपर ये लास्ट कुछ दिनों पे सस्टेन करते हुए भी देखने मिल रहा है, तो त्रिवेणी टर्बाइन यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। 658 का स्टॉप लॉस और 692 तक के टारगेट आप त्रिवेणी टर्बाइन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विकास जी के पिक फिलहाल टॉप कैश कॉल के लिए आते हुए। गाबा सर, आप बताइए आपने क्या पिक किया है? टॉप कैश कॉल क्या होगा आपका? मुझे पसंद है आइनॉक्स ग्रीन, क्योंकि करीब 163 अंडर काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। 160 का स्टॉप लगाएंगे, करीब अंडर 3 रुपीज। नियर टर्म टारगेट 175 के नजर आते हैं, उसे स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है आइनॉक्स ग्रीन। ओके, आइनॉक्स विंड, ये खरीदारी की राय गाबा सर की तरफ से। टॉप कैश कॉल पूरी होगी। शानदार रैली आइनॉक्स विंड में भी फिलहाल देखने को मिल रही है। 3.5% की तेजी के साथ आइनॉक्स विंड कारोबार करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जो गिरते बाजार में भी जिसने संभालने की कोशिश की। डालमिया भारत हमारे पैनलिस्ट ने पिक भी किया, और एक बार जेके सीमेंट रखेंगे आप स्क्रीन पर। जिस तरीके से इसमें आज तेजी, एजीएम भी है और 52 वीक हाई के आसपास जेके सीमेंट कारोबार करता हुआ नजर आएगा 6557 के लेवल पर। मानस जी, जेके सीमेंट, आपने डालमिया भारत सुझाया, जेके सीमेंट कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? यहाँ से इन स्तरों पर क्या हिदायत? तो देखिए, खरीदारी ही करनी है जेके सीमेंट में भी, क्योंकि यहाँ पर करीब 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हमने ब्रेकआउट देखा है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो ट्रेडिंग कॉल तो बिल्कुल बनती है। 64.74 के स्टॉप लॉस खरीदारी करने की राय रहेगी। आई थिंक 67.50, 6750, 200 रुपए ऊपर क्या टारगेट सेट करके चल सकते हैं जेके सीमेंट में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कविता जी भी जुड़ी हमारे साथ शो में। कविता जी, गुड आफ्टरनून। बताइए कविता जी, आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मार्केट काफी क्रूशियल लेवल से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हम 10 वेमा से पहले भी इस सप्लाई जोन जो है वो खत्म होते हुए देखी थी, तो B2 सपोर्ट करते हुए एज ऑफ नाउ दिख रहे हैं। तो प्योर एज इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल 943 पर बजाज फाइनेंस एज ऑफ नाउ है। फॉर्मेशंस दिखाते हैं कि ये 955, 965 तक के प्राइस मूव की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें, 930 के स्टॉप लॉस के साथ, और 955, 975 के प्राइस टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस। चलिए, अब काम करते हैं। अब कल आने वाले नंबर्स और मंडे को आने वाले नंबर्स की बात करते हैं। कल निफ्टी में HDFC बैंक और ICICI बैंक के नतीजे आएंगे। वहीं सोमवार को निफ्टी में अल्ट्राटेक और F&O में हैवेल्स समेत 3 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ नंबर्स का प्रीव्यू लेकर गौरव जुड़े हैं, आशीष और कंचन नौटियाल। और गौरव, सबसे पहले तो स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहला लिंक आपका CNBC आवाज़ पर। बताइए HDFC बैंक के नंबर से क्या एक्सपेक्ट करें? जी, अगर हम बात करें HDFC बैंक की, तो कहीं पे एक इनलाइन नंबर्स के एक्सपेक्टेशन है। हमने पहले ही देखा था लोन बुक ग्रोथ में लगभग 7% की ग्रोथ देखने को मिली थी, जबकि डिपॉजिट जो था वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, एक 16% का ग्रोथ देखने को मिला। और इसी के चलते हुए अगर हम बात करें अनुमान की, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, तो हर एक बैंक में हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, और HDFC बैंक में भी लगभग 15 to 16 बेसिस पॉइंट का फॉल जो है इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। और इसका मेन रीजन ये है कि कहीं पे रेट कट्स का इंपैक्ट जो है हमें इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। PPOP की अगर बात करें, जो कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ पे भी एक सेम ट्रेंड ही देखने को मिलेगा, लगभग 8% की ग्रोथ स्ट्रीट का मानना यह है कि बैंक डिलीवर कर सकती है। इसके आगे हम बढ़ते हैं एसेट क्वालिटी पे। यहाँ पे कुछ नेगेटिव सरप्राइज उनकी तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं है। स्लिपेजेस की बात करें तो Q1 जो होता है यूजुअली थोड़ा हैवी होता है एग्री स्लिपेजेस में, तो वहाँ पे थोड़ा एक अपटिक देखने को मिल सकता है 10 बेसिस पॉइंट का। बट क्रेडिट कॉस्ट जो है वो लगभग सेम ही रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि 0.5% पे रह सकता है। और इसी के चलते हुए कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में हमें 6% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है बैंक की तरफ से। तो एक सिंगल डिजिट ग्रोथ इस क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा। बट इसके अलावा कहीं पे जो कमेंट्री है लोन बुक ग्रोथ आउटलुक भी, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, क्योंकि बैंक ने पहले कहा था कि FY26 में उनका ग्रोथ जो है वो इनलाइन रहेगा इंडस्ट्री के साथ, और FY27 में जो ग्रोथ है वो आउट परफॉर्म करेगा इंडस्ट्री को। इसी के साथ साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे कैसे कमेंट्री रहेगा, कितना बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला है, बैंक ने पास ऑन किया है, वो देखना ज़रूरी रहेगा। और आखिर में कुछ ऐसे कमेंट्री जो कि CD रेशियो के रिलेटेड रहेगा, क्योंकि बैंक ने ये भी कहा है कि आगे जाके 85 to 90% पे उन्हें ये CD रेशियो है वो लाना है, और लगभग अभी के लिए 96.5% पे है। तो इन सब आप पैरामीटर्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी। बट फिलहाल के लिए सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम HDFC बैंक की तरफ से। ओके, ये रही बात HDFC बैंक की। लेकिन मंडे को हमारे 3 पेयर्स होंगे, याद रखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और ICICI बैंक। गौरव, ICICI बैंक से क्या एक्सपेक्टेशन है?
जी, आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर में हमने देखा है कि एक आउट परफॉर्मेंस बैंक की तरफ से देखने को मिला था लोन बुक ग्रोथ में, बट इस क्वार्टर में कहीं पे जो आउट परफॉर्मेंस है वहाँ पे एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। हालांकि इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रोथ, बट फिर भी एक थोड़ा स्लो डाउन 12% का एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट का कि कहीं पे लोन बुक ग्रोथ में इंक्रीज होगा। डिपॉजिट्स में अगर हम बात करें तो कहीं पे 13.5% की ग्रोथ हम पेंसिल इन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ पे भी एक लगभग सिंगल डिजिट ग्रोथ 7% का देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 18 to 20 बेसिस पॉइंट का एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि अब तक आईसीआईसीआई बैंक ने लगभग 50 बेसिस पॉइंट का जो रेपो रेट फॉल है वो पास ऑन किया है, और इसी के चलते हुए इसी का इम्पैक्ट जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। अगर हम पीपीओपी जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहाँ पे बढ़े तो ओपेक्स ग्रोथ जो है थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, बट इसी के साथ साथ ट्रेजरी इनकम की वजह से एक सपोर्ट मिलेगा, और इसी के चलते हुए 7% का ग्रोथ वहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक की तरफ से। एसेट क्वालिटी में भी यहाँ पे भी कुछ बड़ा नेगेटिव सरप्राइज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट स्लिपेजेस में जैसे हमने कहा कि एग्री स्लिपेजेस ज़्यादा हो सकता है, और इसी के चलते हुए स्लिपेजेस पर नज़र रखना जरूरी रहेगा। क्रेडिट कॉस्ट में भी एक अपटिक थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक नॉर्मल लेवल पे क्रेडिट कॉस्ट आ सकता है। और इसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लगभग 6% की वाई ग्रोथ जो है वो अभी फिलहाल के लिए हम पेंसिल इन कर रहे हैं। यहाँ पे भी लोन बुक ग्रोथ पे आउटलुक क्या है वो देखना जरूरी रहेगा। लोन बुक के साथ साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे आउटलुक क्या है वो देखना जरूरी रहेगा, और एसेट क्वालिटी पे बैंक की कैसे कमेंट्री रहती है वो देखना जरूरी रहेगा। हालांकि बैंक जो है कहीं पे भी गाइडेंस देता नहीं है, बट एक इंडिकेटिव कमेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है आगे जाके एक जो ट्रेंड है वो सेट करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक का। ओके गौरव, तो निष्कर्ष निकालूं आपकी बातों का तो फ्लैटिश रह सकते हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी के मोर्चों पर क्या कुछ अपडेट कंपनी की तरफ से आती है वो देखने वाली बात होगी। अब आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। बताइए आशीष, अल्ट्राटेक के नतीजों से स्ट्रीट क्या अनुमान लगा के चल रहा है? देखिए, बढ़िया नतीजे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नोवोको विस्तास, इसके नंबर्स तो हमने बढ़िया देखे थे। अब अल्ट्राटेक में खास बात यह है कि जो एक्विजिशन हाल ही में हुआ है इसका एक असर बढ़िया देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते जो ग्रे सीमेंट की वॉल्यूम्स हैं पिछले साल के मुकाबले 18% बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप वाइट सीमेंट वॉल्यूम की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले फ्लैटिश सी थोड़ी सी ग्रोथ है, लेकिन ब्लेंडेड एबिटा पर टन ये जो रियलाइजेशन है इसमें ग्रोथ आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। 951 रुपये से पिछले साल अब बढ़कर 1084 रुपये, ये आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन खास बात है कि जैसे मैंने बताया कि एक्विजिशंस हुए हैं, वॉल्यूम्स बढ़ी हैं, तो रेवेन्यू यहाँ पर 19% का इजाफा है, और रियलाइजेशंस बढ़े हैं। तो आप एबिटा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 39 to 40% की बढ़त आपको अच्छे से देखने को मिल सकती है। 3040 करोड़ से बढ़कर 4225 करोड़, ये बाजार जो है अनुमान लगाकर चल रहा है। मार्जिन जो 16.8% के थे वो बढ़कर 19.6% के देखने को मिलेंगे, और मुनाफे में भी डिसेंट बढ़िया 21% की ग्रोथ है। यानी हर लिहाज से अगर आप देखें तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। हर लिहाज से अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं अल्ट्राटेक से। अब फाइनली कंचन के पास चलते हैं और हेवल्स के नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है ये जानते हैं। कंचन, बढ़ाइए। गुड आफ्टरनून जी। अगर हेवल्स के Q1 के नंबर्स की बात करी जाए तो हमें नंबर्स यहाँ पे थोड़े से सुस्त देखने को मिल सकते हैं, और जो सुस्त नंबर देखने को मिल रहे हैं उसका सीधा सीधा जो जिम्मा है वो जाता है यहाँ पे वीकर समर को। एंटिसिपेशन ये लगाई जा रही थी कि इस बार हमें जो समर सीजन है वो अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा रियल टर्म्स में होता हुआ नहीं दिखाई दिया है, जिसके चलते जो रूम एसी की डिमांड है वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। रूम एसी की डिमांड में डेंट आया है तो सीधा सीधा इसका जो रब ऑफ इफेक्ट है वो बाकी के जो सेगमेंट्स है वहाँ पे भी जाता हुआ दिखाई दिया है। डायरेक्टली कमिंग टू नंबर्स, अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे हमें फ्लैट रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं, केवल 0.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। 5839 करोड़ पे जो नंबर है रजिस्टर हो सकता है। एबिटा एट द सेम टाइम यहाँ पे नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 1.5 से 2% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जो मार्जिन पिछले अगर क्वार्टर की बात करें तो मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया था कि 13 से 14.5% तक के मार्जिन हमें ओवरऑल इंडस्ट्री के ओवरऑल कंपनी के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मार्जिन उभर के आ रहे हैं वो करीब हमें 9 से 9.25% के बीच में देखने को मिल सकते हैं। वहीं कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे भी एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके अगर बाकी के सेगमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे जो नंबर्स है वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर केबल वायर की बात करें तो 15% की ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, स्विच गियर में 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, लाइटनिंग में भी 5%, ईसीडी में भी हमें करीब 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर लॉयड को देखा जाए तो यहाँ पे हमें 14% की डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जो ये 14% की डी ग्रोथ है ये सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में लेके जा रहा है। इस लिहाज से जो नंबर्स हैं वो म्यूटेड है। ओके, नंबर्स म्यूटेड रहेंगे यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं। आज वर्ल्ड इमोजी डे है
जी हाँ, इमोजी मतलब जो हम यूज़ करते हैं, कोई स्माइली, कभी कुछ, कभी थम्स अप, ऐसे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो एक बार वीरू, मैं आपसे और श्रेया से एक चीज़ जानना चाहूँगा। हमने कुछ इमोजीज बनवाई हैं और ये हमारे गेस्ट के नाम से रिलेटेड है। तो प्रकाश सर। कौन? हाँ, पहला प्रकाश सर का, ये प्रकाश सर का। ये बताइए, चलिए श्रेया आप बताइए। ये वाला हाँ, ये किसके लिए? ओप्सीज, मानस सर तो नहीं है? किस लिए लेकिन? मानस जी के जैकेट से मैच कर रहा है मुझे शायद। नहीं, ये MJ ना, हाँ। वो माइकल जैक्सन हाँ, का अच्छा। स्टाइल डांस है, तो इसके लिए। तो मानस जी, ये आपके लिए बनवाया है, देखिए इमोजी हमने, थैंक यू है ना? थैंक यू। अच्छा, एक नेक्स्ट लेकर आइए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है नेक्स्ट वाला। ये मुझे पता है, ये आई नो। अच्छा, ये हमारे पैनल में से कोई गेस करना चाहेगा इसको? हाँ, मानस जी बताइए। राजेश जी का। हाँ, बिल्कुल। मूवी एंड पॉपकॉर्न ऐप। इट वाज ऑब्वियस। मूवी पॉपकॉर्न। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट, चलिए फटाफट नेक्स्ट लेकर आइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कौन गेस करेगा? ओह, दिस इज ट्रिकी। विकास? हाँ जी, मानस जी बताइए। रचना जी है शायद। नहीं, रचना जी नहीं है ये। किंग, क्वीन। किंग राजेश, ये दूसरे राजेश जी हैं, राजेश सतपुते, उनके लिए। क्योंकि राजेश का मतलब भी होता है किंग, तो ये उनके लिए बनवाया हमने, और डिफरेंस रखने के लिए, है ना? अच्छा, अगला और भी इंटरेस्टिंग है। ये कौन गेस करेगा? चलिए ये बताइए। एक सेकंड बताता हूँ। हाँ, विकास जी हाथ खड़ा। वीरेन नहीं, विकास जी आपके लिए ही है। ये देखिए, देश का विकास हो रहा है, सड़क बनी, फैक्ट्री बनी, गाड़ियां आई, तो इसके लिए ये आपके लिए। अच्छा, मैं चला गया। हाँ वीरू, मैं चला गया था सचिदानंद उत्तेकर जी के पास, आखिरी में कार थी ना, तो मुझे लग रहा था वही है। अच्छा, ये बताइए। ये वैसे थोड़ा आसान है। रचना ये कविता जी। रचना। ये नहीं, रचना जी ये आर्टिस्ट हैं, देखिए। आर्टिस्ट। हाँ, ये रचना है। रचना। ये समझी, मैं भी समझ गई। और नेक्स्ट कविता। ये है कविता जी। हाँ, कविता जी, ये एक, तो जैसे हाँ बिल्कुल। तो हो गए मेरे ख्याल से सब, सारे इमोजीज हो गए। तो और गाबा सर, वैसे एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूं मैं। हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आपका जन्मदिन है, और ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की सर। थैंक यू। सी यू टुमारो। तो अनुज कल ऑटस क्लब में मिलेंगे क्या? अभी नहीं। अब गाबा सर ने अनाउंस ही कर दिया, तो क्या बोलूं मैं। 7:30। हाँ, चलिए कल गाबा सर का बर्थडे मनाएंगे हम, और है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए। मेरे पास भी था, लेकिन अब क्या करें, अब मैं तो आ नहीं सकता। बट पर अब जब आऊँगा अब की बार, तो पक्का एक साथ बैठेंगे। थैंक यू। खैर, मैं एक बार जरा आपके स्क्रीन पे लेके आऊँगा, जरा प्लीज़ आप लेके आइएगा HDFC बैंक प्रायर टू नंबर्स। एक प्रकार की हल्की सी घबराहट, और 1859 पे HDFC बैंक फर्स्ट टाइम पोस्ट 7 अप्रैल जा रहा है अपने, मतलब इतना प्राइस डैमेज 7 अप्रैल के बाद नहीं हुआ, अपने 50 डे माह के पास। तो नंबर से पहले अनुज, सारी एग्रेसिवनेस, सारी शार्पनेस कम होती हुई HDFC बैंक, यही मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, पता नहीं क्या स्ट्रीट सेंस कर रही है इसमें, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ये ऑल टाइम हाई पर था, और बोनस भी आना है, स्पेशल डिविडेंड भी आना है, उसके बावजूद अगर स्टॉक इस तरीके से प्रेशर में है, पता नहीं। आई थिंक या तो स्ट्रीट कुछ ज़्यादा ही फेयर कर रही है एक्सेस के नंबर्स के बाद। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमेशा नंबर्स देख लीजिए, उसके बाद रिएक्ट करिए, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ, इसने प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर काफ़ी। इनफैक्ट निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए आप, अब नंबर 1 पर आपको HDFC बैंक दिखाई देगा, और मैसिव कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन निफ्टी में करीब 56 पॉइंट। सुबह सिर्फ एक्सिस बैंक का कंट्रीब्यूशन था, अब HDFC बैंक। और बैंक निफ्टी में देखिए जो 550 पॉइंट की गिरावट है, आई थिंक 300 पॉइंट से ज़्यादा HDFC बैंक की वजह से, 312 पॉइंट HDFC बैंक की वजह से। अच्छा, दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक इंटरेस्टिंग है। इंडसइंड बैंक डे हाई पर आया आप। गाबा सर, ये 600 के बाद से लगातार रिकवरी के मूड में है, कुछ और रिकवरी लग रही है यहाँ पर?
हो सकता है थोड़ी रिकवरी, लेकिन जो रिकवरी है बहुत स्लो रिकवरी है इंडसइंड बैंक में, लेकिन अप मूव ऑन है। जो बाउंस मिला है लोअर लेवल्स में करीब 750 में, बहुत ही बढ़िया बाउंस है, वो एक रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, फॉलो अप अच्छे नहीं मिल रहे हैं, स्लो क्रीपिंग अप मूव है। अगर अप मूव मिलता भी है तो मेरे ख्याल से क्वाइट पॉसिबल जो टारगेट मेरे हैं वो करीब 900 के हैं, 900 टू 920 जोन्स, वहां तक जाने की संभावना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैं वैसे हमने वो सब इमोजीज दिखाई बीरू श्रेया, इट विल बी अनफेयर अगर इसका हम क्रेडिट ना दें जिन्होंने ये सारी इमोजीज बनाई। ये सारी इमोजीज वैसे हाँ, आपके चहेते एंकर आशीष जी ने बनाई थी, आशीष वर्मा जी ने सारी की सारी इमोजीज क्या बात है। हाँ, तो इसके लिए तो मैं उसका सुबह से इमोजी के मोड में थे वो। हाँ, मैं सुबह से क्रेडिट ही लेना emoji के चाहता। मोड में। हाँ, वो अपने क्रिएटिव मोड में थे तो उन्होंने सारी की सारी वो इमोजीज बनाई, है ना? इंटरेस्टिंग, नाइस। अच्छा। लेकिन आप लोगों की नहीं बनाई। हाँ, ये आपकी नोट कर लिया मैंने हाँ। राजेश शर्मा जी। हमारी नहीं हाँ, बनाई। हमारी नहीं बनाई। तीनों नहीं की देखिए, नहीं कोई बनाई, नहीं, ये कोई गलत। नहीं, देखिए इसमें मतलब इसमें नंबर नहीं काटते हम उनके, वो इतनी मेहनत की, थोड़ी सी उनकी वीरू बना देंगे हमारी, मतलब श्रेया की और वीरू की, है ना? वीरू आप बना दीजिए उनकी। चलिए, कोशिश थोड़ी सी करेंगे। इमोजीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस का समय हो गया है। हमारे साथ मानस जी, रचना जी और कविता जी हैं धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। कविता जी, आप शुरुआत करिए। या तो अनुज जी, मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस के ही ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 950 के ऑप्शन के साथ आप इसे अप्रोच कर सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 24-28 के। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 14 का। ओके, पहला ट्रेड यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर बजाज फाइनेंस की कॉल 950 की स्ट्राइक है। बहुत देर से बजाज फाइनेंस स्क्रीन पर आप देखें तो रोटेट भी कर रहा था। चलिए अगला ट्रेड पिक करते हैं। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए एनएमडीसी के 70 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। ₹2.40 पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉसेस ₹1.60 के लगाने हैं और टारगेट सेट करने हैं ₹4.25 के। ओके, 70 वाले कॉल ऑप्शन एनएमडीसी, यहाँ पे खरीदारी करनी है। रचना जी, आप बताइए, आप क्या पिक कर रही हैं? जी, हम श्रीराम फाइनेंस के साथ कंटिन्यू करेंगे, ऑप्शन भी उसी में लेंगे। इसका हम 650 का पी लेंगे और यहाँ पे हम 19.6 के करीब बैठे हैं। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 17.4 पे और हमारा टारगेट रहेगा 25। ओके, 3 ट्रेड्स पिक किए हमने। पहला ट्रेड पिक किया हमने कविता जी से और आपका जो सस्ता ऑप्शन था थी बजाज फाइनेंस की कॉल 1840 पे 950 की स्ट्राइक ट्रेड कर रही है। रचना जी ने उसके बाद ट्रेड में, उसके बाद मानस जी ने ट्रेड पिक किया। उनका ऑप्शन था एनएमडीसी की कॉल 70 की। ये सुबह भी ये ऑप्शन ट्रेड था हमारे स्क्रीन पर, सुबह 70 से आवाज पे। और एक रचना जी का ट्रेड हो गया श्रीराम फाइनेंस 1950 पे। इसकी पुट लेनी है 650 की स्ट्राइक। कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था HDFC बैंक का, एक्सिस बैंक टुवर्ड्स डे लो, और 2-3 चीज़ें जो शायद थोड़ी सी अलार्मिंग लग रही है। उसमें आपका कॉल था ये रचना जी का, श्रीराम फाइनेंस। बात हुई थी 2 बजे एग्जैक्टली BEL पे। थोड़ा सा रिस्की लग रहा है स्टॉक। प्रकाश सर ने इमिडिएटली एक शॉर्ट ओपन किया 395। प्रकाश सर, ये स्टॉक अब कैरी करने लायक है क्या? बिकॉज मैं BEL ये कैरी करने लायक है शॉर्ट साइड पे प्रकाश सर, क्योंकि रेंज टूटी, एवरेजेस टूटे, नेगेटिव क्रॉसओवर। बिल्कुल, एक्चुअली 2-3 बार इसमें गलत हुआ है। एक तो रेंज टूटी है, दूसरा एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और आज का बार काफी वीक बार है। और लो पे अगर आज बंद होता है, स्लो होता है, तो नेक्स्ट वीक शायद एक गिरावट में गैप डाउन खुल सकता है। तो मेरे ख्याल से अब भी वीक है। जब हमने दिया था उसके बाद भी ₹1 की करीब गिरावट आई हुई है और अब भी करीब ₹305 और गिरावट पॉसिबल है, बिल्कुल। आई थिंक स्टिल वीक। 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलेंगे मानस जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद हम रचना जी के पास चलेंगे FNO सुपरस्टार ट्रेड के लिए। कविता जैन जी हैं हमारे साथ चार्ट का चमत्कार लेकर, और मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी हैं। तो मानस जी, शुरुआत करिए आप, सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए इंडियन बैंक के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। इंडियन बैंक का 760 वाला कॉल ऑप्शन, माफ करिएगा 770 का कॉल ऑप्शन, 770 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹12.75 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी की जा सकती है। ₹8 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ₹20 के टारगेट सेट करना है। ओके मानस, जरा प्लीज अपने एक बार ट्रेड स्क्रीन पे फिर रखिएगा प्लीज, और टारगेट स्टॉप लॉस बताइएगा, प्रीमियम बताइएगा। 770 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर खरीदारी करेंगे। ₹12.75 का
ये ट्रेड हो रहा है, इसमें इंडियन होटल्स की ₹8 का बात कर आपको रहे स्टॉप लॉस लगाना है हैं। मानस और मानस 20 इंडियन को रखना है। होटल्स, इंडियन होटल्स, आप इंडियन बैंक गलती से बोल रहे हैं, इंडियन होटल्स की बात कर रहे हैं शायद आप। माफ करिएगा, मैं एक्चुअली मैं ऑप्शन में ट्रेड देने लगा, तो इसलिए मैंने आपको बताया फ्यूचर में मेरे को देना है, माफ करिएगा। तो इंडियन होटल्स के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 767 के प्राइस चल रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 754 का और टारगेट सेट करेंगे 790 ₹790 के। साथ में 770 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो मैंने पहले रिकमेंड किया था। ₹12.75 का ट्रेड हो रहा है, ₹8 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ₹20 के टारगेट सेट कर लीजिए। मनोज जी चलिए चले गए यहाँ पे पुट ऑप्शन भी दे दिया, यहाँ पे कॉल ऑप्शन भी दे दिया 770 की स्ट्राइक इंडियन होटल्स। बाकी थोड़ा सा इम्पैक्ट फ्राइडे फैक्टर का है। रचना जी आपका क्रेडिट क्या रहेगा एफएनओ सुपरस्टार? जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए आई कैन बी गिविंग दालमिया भारत में हम 2260 पे बैठे हुए फ्यूचर्स पे एक ₹10 के एसएल के साथ भी अगर इसको लॉन्ग करा जाए 2249 के एसएल के साथ, तो इसमें डिलीवरी अगर लेने को तैयार है तो इसमें ₹20 to ₹25 का अपस्विंग बन सकता है, जो हमें 2280-85 तक लेके जा सकता है इन अ डे और टू। डालमिया भारत ये जुलाई फ्यूचर्स में खरीदारी की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए। कविता जी आप बताइए, आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? तो श्रेया, लेमन ट्री पर आप एक पोजिशनल बाय देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ 155 के लेवल पर है, पर डे और टू अगर इसे होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 150 आप इसे अप्रोच करें फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 165-170। इन डे पर्सपेक्टिव मुझे लगता है 159 तक के पॉसिबल मूव बन सकते हैं। ओके, अब फाइनली राजेश अग्रवाल जी आपका मिड कैप फंडा। अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से जो स्टॉक मैं देना चाह रहा हूँ वो पहले भी हमने 2-3 बार मिड कैप फंडा में ही दिया हुआ है और भी कई बार चर्चा की हुई है, वो है आईटीसी होटल्स का। चौथी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद पहली तिमाही के नतीजे भी बहुत शानदार आए, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई, ऑक्यूपेंसीज अच्छी हुई, एवरेज रूम रेंट में बढ़त देखी गई, डिमांड अच्छी है, करीब करीब 16% रेवेन्यू में बढ़त थी, एवरेज रूम रेंट में करीब करीब 9% की ग्रोथ थी और ग्रोथ मोमेंटम लगता है कि सस्टेन रहने वाला है क्योंकि डिमांड ट्रैक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है। सबसे अच्छी बात 13,469 रूम कीज है इनके अभी इन्वेंट्री, और जो 2030 तक ये 20,000 करने की बात कर रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इनके पास अभी 1800 करोड़ की है और एफवाई इस साल में जो हमारा अनुमान है कि करीब करीब 2,500 करोड़ का कैश ये जनरेट कर लेंगे आगे आने वाले 2 साल में। तो इन सब चीजों के मद्देनजर एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और जिस तरीके की डिमांड इन्वायरमेंट पूरे होटल इंडस्ट्री में बनी हुई है, मुझे लगता है कि 50,000 के आसपास की मार्केट कैप के साथ ये स्टॉक बहुत सस्ता अभी भी है, बावजूद इसके कि अपने लाइफ टाइम हाई के नजदीक है। यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड हो सकते हैं। कम से कम 12-18 महीने की आप टाइम होराइजन रखें और इसमें निवेश करें, तो मुझे लगता है डिसेंट रिटर्न पर बैठे होंगे। जी हाँ, ये राजेश जी की पहले भी कॉल रही है, वाकई अगर आप देखें बहुत अच्छा, अगर आप व्यू शेयर किया था आपने CNBC आवाज़ पर और अच्छा इस पैसा बना के दिया इसने उस व्यू पे। चार्ट रेट्स पे किया हमने, माना जिससे शुरुआत की थी हमने इंडियन होटल्स की, उन्होंने कॉल पकड़ी 770 की स्ट्राइक, बहुत कन्विंस थे वो इस स्टॉक को लेकर। 1340 पे स्ट्राइक उन्होंने पिक की। रचना जी ने पिक किया आज का एफएनओ सुपरस्टार डालमिया भारत फ्यूचर्स, आपको यहाँ पर बाय करना है 2285 के लक्ष्य के लिए। कविता जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, यहाँ पे ट्रेड था लेमन ट्री होटल्स और मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल जी का था आईटीसी होटल्स। देख रहे हैं अनुज, होटल्स होटल्स और होटल्स, 4 में से 3 ट्रेड होटल्स। लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है वीरू, अगला वाला मतलब अगस्त में 15 अगस्त का लॉन्ग वीकेंड है, बहुत समय बाद एक फाइनली लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो उस वजह से भी आई थिंक होटल्स की डिमांड रहेगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक कार्यक्रम में ब्रेक लेते हैं और उसके बाद LTI माइंट्री की मैनेजमेंट से बात करेंगे। ओके, चलिए LTI माइंट्री के नंबर्स पर बात करने के लिए कंपनी के CFO विपुल चंद्रा हमारे साथ हैं। विपुल जी गुड आफ्टरनून। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ आपकी 0.8% रही।
वर्टिकल वाइज अगर इसे ब्रेक कर सकें और बता सकें कि कहाँ ज़्यादा अच्छी ग्रोथ रही आपकी और कहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा। सबसे पहले मेरे को इस इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए धन्यवाद। और आपका सवाल के जवाब में मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे सारे वर्टिकल्स में इस सीक्वेंशियल बेसिस पे ग्रोथ दिखाई पड़ा है। ओवरऑल ग्रोथ 0.8% है, लेकिन सारे ही वर्टिकल्स में ग्रोथ आया है। और अगर मैं अपनी बड़ी स्ट्रेटजी की बात करें तो हम लोग अपना जो स्ट्रेटेजिक विजन बना रहे हैं वो ये है कि 5-6 साल में हमारे को अपना $10 बिलियन का टारगेट अचीव करने का कोशिश करनी है। एंड उस डायरेक्शन में ये एक अच्छा प्रॉमिसिंग स्टार्ट है इस साल के लिए भी और उस जर्नी के लिए भी। और उस जर्नी के लिए जो हमारे अपने और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स हैं उनका भी रिजल्ट इस क्वार्टर में दिखाई देना शुरू हो गया है, जैसे सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन, फिट फॉर फ्यूचर और हमारा ब्लू वर्ड्स लॉन्च जो हमने इस क्वार्टर में किया है, तो उन सब का असर इस क्वार्टर में दिखाई देना शुरू हो गया है। विपुल जी, मैं एग्जैक्टली अगर आप इनके नंबर्स में देखूं तो मतलब सीक्वेंशली आपके ऑर्डर इनफ्लो में अप्रॉक्सीमेटली 2% का जंप है 163 करोड़ रुपए के आसपास। बट और इसमें भी मतलब जो बिग डील्स हैं उनका ट्रेंड कैसा रहा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और Q2 में कैसी डील मोमेंटम रह सकता है? तो क्वार्टर 1 में हमने अपना अभी तक का सबसे बड़ा डील अनाउंस किया था, पर आगे के आउटलुक के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा आगे का पाइपलाइन भी लार्ज डील्स के लिए काफी स्ट्रांग है। और अगले कुछ दिनों में हम शायद एक और बड़ी डील की अनाउंसमेंट करेंगे, 1 या 2, जो शायद इस पहले क्वार्टर की डील को भी मात दे दे। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा लार्ज डील्स का पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है और उसी वजह से ये कॉन्फिडेंस भी है कि आगे भी इस साल में हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस देते रहेंगे। ओके, मार्जिन पर क्या आपका व्यू रहेगा, क्योंकि मार्जिन में थोड़ा सा हमने एक इम्पैक्ट देखा था वेजेस का, लेकिन आगे और सुधार की उम्मीद रहेगी क्या मार्जिन्स में? जी बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। और हम लोग ये भी बताना चाहूंगा कि अगले 2 क्वार्टर में हम लोग कम से कम 100 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए काफी कॉन्फिडेंट है। और पूरे साल का टारगेट तो हमारा उससे ज्यादा का है, बट अभी मैं उसके बारे में इतना कमेंट नहीं करूंगा। पर अभी कम से कम 100 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट तो अगले 2 क्वार्टर्स में आना चाहिए। बिकॉज आपने जैसे सही कहा कि ये वीजा कॉस्ट और ट्रैवल इस क्वार्टर में ज्यादा थे, और जैसे हमने कल कहा था ये सीजनल इफेक्ट है। क्वार्टर 1 में मार्केटिंग और ट्रैवल थोड़ा ज्यादा रहता है और वीजा कॉस्ट भी क्वार्टर 1 में आता है। सो अगर वो सीजनल इफेक्ट हटा दें तो इसी क्वार्टर में हमारा मार्जिन कम से कम 1% से बढ़ जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, वो अभी अगले क्वार्टर में दिखाई पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए विपुल जी, और ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए। हमारे साथ अब एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं। दीपन जी गुड आफ्टरनून। पहले आईटी की बात कर लेते हैं। LTI माइंट्री की मैनेजमेंट थी हमारे साथ अभी। ओवरऑल आईटी पर अब आपका क्या व्यू है पहले कुछ नंबर्स देखने के बाद? अनुज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑन योर शो। देखिए अभी भी आईटी पर व्यू काफ़ी नेगेटिव है हमारा, और सेक्युलर स्लोडाउन हम देख रहे हैं ग्रोथ रेट्स में। 1 या 2 शायद अच्छी कंपनियां रहेगी इन दी आईटी सर्विसेज स्पेस, लेकिन बाकी सब जो है आई थिंक उनकी जो पूरी लेवल ऑफ ग्रोथ है दैट हैज बिकम सब 10%, यानी कि 4 से 6% के आसपास उनकी ग्रोथ रेट्स है ऑन द टॉप लाइन बेसिस, लिटिल बिट लॉन्ग हायर ऑन द बॉटम लाइन बेसिस। और ऐसी अगर ग्रोथ रेट्स आने वाली है तो दे कैन नॉट रियली क्रिएट वैल्यू और गिव सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस। इसलिए एट एवरी राइज एंड इवन एट दीज लेवल्स हमारे हिसाब से आईटी सर्विसेज शेयर शुड बी सोल्ड ऑफ। ये जो कंपनियां थी पिछले 25 साल में उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज नहीं किया है, सेम चीज करती रहती है। एंड नाउ दे आर गेटिंग डिसरप्टेड बाय द प्लेटफॉर्म कंपनीज, बाय द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS कंपनीज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाय द GCCs। मैंने GCC जो उनके कस्टमर थे खुद यहाँ पर आके उनके सॉफ्टवेयर सेंटर सेटअप कर रहे हैं, उनके पास से उनकी टैलेंट ले रहे हैं, एंड ऑल्सो दे आर गिविंग बिजनेस टू इन हाउस देन आउटसोर्सिंग। मैंने ये जो पूरा इंडस्ट्री है आई थिंक इट्स गोइंग थ्रू अ मेजर टर्मोइल मेरे हिसाब से। और ये जो सभी शेयर यहाँ पर उनको थोड़ा बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लार्ज कैप सॉफ्टवेयर या मिड कैप सॉफ्टवेयर डजंट मैटर, ओनली a handful of 2 or 3 stocks I think are worth which may still continue to deliver decent growth rates. ओके, गुड आफ्टरनून दीपक जी, श्रेया बात कर रही हूँ।
आईटी की बात हो गई, दूसरा बड़ा सेक्टर बैंक्स। आप देखें बैंक्स पर आपका व्यू क्या होगा, और स्पेशली एक्सिस बैंक जिस तरीके से आज टूटा, क्या मार्केट का ओवर रिएक्शन था? और दो बड़े दिग्गज बैंक्स के रिजल्ट्स पेंडिंग है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। ऐसे मूड माहौल में बैंक्स को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऑन द होल हमारे हिसाब से इन्वेस्टर को बैंक्स में ओवरवेट रहना चाहिए। लोअर इंटरेस्ट रेट्स, फ्लैटनिंग आउट और आई वुड से स्लोअर इंक्रीज इन एनपीए प्रोविजनिंग और ओवरऑल इकोनॉमी इंप्रूव होने की वजह से डिमांड अच्छी रहेगी। और जो उनके मेन सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल्स है, इंफ्रा स्पेंडिंग है, वहाँ पर अभी भी काफ़ी अच्छी डिमांड है फाइनेंस के लिए। तो ऑन द होल बैंक शुड डू वेल। लेकिन ये धीरे धीरे बहुत ही साइक्लिकल इंडस्ट्री हो गई है एंड ऑल्सो इट has become highly competitive as well। तो कुछ साल पहले क्या था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, उनकी ग्रोथ रेट्स काफ़ी सुपीरियर थी क्योंकि दे वर गेनिंग मार्केट शेयर एट द एक्सपेंस ऑफ द पीएसयू बैंक्स। लेकिन अब आई थिंक सभी बैंक्स लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया यहाँ पर, और कुछ कुछ पीएसयू बैंक्स आर नाउ गेनिंग मार्केट शेयर एट द एक्सपेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसलिए वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे ख्याल से अगर आपको वैल्यू चाहिए, द वैल्यू इज मोर इन द पीएसयू बैंक्स than the private sector banks। लेकिन ये जो पूरा lending sector है, the best way to play it in our opinion would be through the NBFCs। could be housing finance NBFCs, gold finance, या फिर multi product NBFCs जैसे कि बजाज फाइनेंस है, L&T है, या फिर पूना वाला है। क्योंकि इनकी जो cost of interest है that certainly is going to go down significantly। और उनके जो borrowers है, उनकी जो spread है, I think they'll be able to increase their spread। इसलिए ये जो पूरा बैंकिंग NBFC का जो सेक्टर है, our preference is more and more towards NBFCs than banks। दीपन जी, ये नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये होटल्स में तो आग लगी हुई है इस वक्त। आईटीसी होटल्स के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग। इंडियन होटल्स को देखिए आप, थोड़ा और छोटे टिकट साइज में या फिर छोटी मार्केट कैप वाले कुछ और होटल्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने जिनकी स्ट्रॉन्ग रिजर्व प्रेजेंस थी या है इस वक्त? देखिए, अगर आप होटल्स में निवेश करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स इंडियन होटल्स इज द एब्सोल्यूट गोल्ड स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अंडर पुनीत चटवाल द कंपनी हैज गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। लेकिन एक डार्क हॉर्स भी है हमारी राय में, यूजुअल डिस्क्लोजर वी एंड आवर क्लाइंट में भी इन्वेस्टेड, वो है लेमन ट्री होटल्स। और ये जो कंपनी है वो भी अपनी पूरी रूम कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल कर देगी इन द नेक्स्ट 2 or 3 years और सो। एंड लार्जली ये जो है डबलिंग ऑफ कैपेसिटी है दैट इज कमिंग थ्रू मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि उनका फोकस इज मोर एंड मोर ऑन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पर यील्ड अच्छी मिलती है। इट्स अ एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। और उनकी जो स्ट्रैटेजी है विच इज़ टू गो पैन इंडिया टू टियर 2 टियर 3 एंड फोकस ऑन द बिजनेस ट्रैवल, आई थिंक ये अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से। तो आफ्टर इंडियन होटल्स आई वुड प्रेफर इवन लेमन ट्री। अगर आपके पास आई थिंक ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस ऑल्सो मेरे ख्याल से लेमन ट्री शायद इंडियन होटल से इस लेवल से थोड़े अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। बट येस, यू आर राइट, होटल इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी वेल और इसमें ज़रूर से इन्वेस्टर्स को ओवरवेट रहना चाहिए। ओके, दीपन जी, HDFC AMC के स्टॉक में सबसे शानदार री रेटिंग आई है पिछले 1 महीने में, और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि थोड़ी सी BSC, एंजल वन, इन सब स्टॉक में करेक्शन आई। क्या इसको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ें कि अब थोड़ा सा वॉल्यूम शिफ्ट शायद F&O से निकलकर डिलीवरी बाइंग या म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा रहा है? क्या ये लॉजिकल होगा, और क्या भी होगा आपका इन स्टॉक्स पर? ये देखिए, दिस फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स बहुत ही बढ़िया ट्रेंड है। इट्स अ मल्टी डेकेड वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और ज़रूर से निवेशकों को इसमें ओवरवेट रहना चाहिए। बट आई वुड प्रेफर टू प्ले लाइक थ्रू दी AMCs। बट AMC से भी और भी बढ़िया जो सेगमेंट है यहाँ पर, दैट इज़ द वेल्थ मैनेजर्स। और इंडिया में जो 3 लिस्टेड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, अगर वो थोड़े सस्ते दाम में मिलती है, थोड़ी वैल्यूएशंस जब कम होती है तभी आप खरीदेंगे, तो इट कुड बी अ ग्रेट मल्टी-ईयर इन्वेस्टमेंट एंड दैट कुड डिलीवर रीजनेबल रिटर्न्स। तो ये जो 4 कंपनियां हैं वो है 361 और फिर नुवामा वेल्थ है, आनंद राठी है और प्रूडेंट कॉर्प है। तो हमारी नज़र इन 4 कंपनियों पर है। AMC बिजनेस ऑल्सो इज गुड, लेकिन काफ़ी कंपेरेटिव है, बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड है और ज़्यादातर के people are moving away from mutual funds into other products as well, जो कि HNIs है, अल्ट्रा HNIs है, they are going more and more towards more sophisticated products जो कि ये जो वेल्थ मैनेजर्स है वो ऑफर कर सकते हैं। और जो वेल्थ मैनेजर्स है उनका एडवांटेज ये भी है कि दे कैन डू डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो ऑफ अदर म्यूचुअल फंड्स और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स,
और खुद की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। तो आई वुड प्रिफर ऑल ऑफ दीज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। लेकिन कुछ सॉफ्ट क्वार्टर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 361 के जो नतीजे आए थे वी वर क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। शायद बेस इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है या वी हैव टू गो डीपर इनटू इट, बट ऑन द होल अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आई वुड गो फॉर द आई वुड गो फॉर द वेल्थ मैनेजर्स एंड मे बी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वेल्थ मैनेजमेंट जैसी कंपनीज आपको पसंद है। दीपन जी, जिस तरीके से आज देखें आप BEL, BDL जैसे स्टॉक्स में गिरावट आई, डिफेंस स्पेस स्पेशली आप देखें तो मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है एक गजब की रैली के बाद। अब सवाल यहाँ पे ये कि यहाँ से गिरावट और गहराएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गए थे, और अब इस गिरावट में क्या हमें ऐड करना चाहिए, कोई स्टॉक्स इस पूरे स्पेस से ऐड करें पोर्टफोलियो में, या फिर अभी थोड़ा थम जाए और अभी इसमें गिरावट दिख सकती है? आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? See, purely based on valuation, इनमें थोड़ा और I would say there's further scope for the prices to go down from these levels also. लेकिन अगर आप already invested हो इन companies में तो I wouldn't want to sell it off, क्योंकि वैसे भी floating stock कम है, और ये जो defense spending है it is globally a very strong, is emerging as a very strong investment theme. तो अगर आप अंडरवेट हो तो आई थिंक वेट फॉर अ करेक्शन, और 10-15% की गिरावट आ सकती है तो मे बी अ गुड एंट्री पॉइंट। या फिर अगर प्राइसेस स्टेबल रहते हैं लेकिन कंपनीज अर्निंग्स आर फार बेटर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, और बेसिकली जो वैल्यूएशन मल्टीपल है अगर वो कंप्रेस होता है देन दैट मे मेक अ गुड एंट्री पॉइंट। पर डिफेंस की जो इन्वेस्टमेंट थी में दैट्स नॉट गोइंग टू गो अवे फॉर मेनी मेनी ईयर्स, इसीलिए आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड बी ओवरवेट इन डिफेंस। The problem is to get in the right time at the right valuation. दीपन जी, फार्मा में इस वक्त CDMO स्पेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लुक एट लॉरस, मेरे ख्याल से पूरे जून जुलाई को डोमिनेट किया है इसने। आपका स्लिप, आपका झुकाव फार्मा में किस तरफ है इस वक्त? इवन आप देखिए ये आपके हॉस्पिटल स्टॉक्स हेल्थ केयर स्पेस में डूइंग वेल, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इसमें कोई खास स्टॉक जो कि आप चेस कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, आपने सही कहा, दी CDMO स्पेस जो पूरी फार्मा इंडस्ट्री में है, आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो कंसिडरिंग कि ट्रम्प की टैरिफ्स आ सकती है ऑन फार्मा एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, तो जो CDMO प्लेयर्स है दे मे बी लीस्ट अफेक्टेड बाय ट्रम्प टैरिफ्स। इसलिए वहाँ पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। और जो बड़े बड़े CDMO कंपनीज जैसे कि दिवीज लैब है या फिर वन सोर्स है, फिर देयर इज कोहैंस, डिशमैन, यहाँ पर सभी स्टॉक्स पर हमारा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन काफ़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है अर्निंग्स में, इसलिए इट्स बेटर टू बाय देम व्हेन द चिप्स आर डाउन। जब कुछ खराब क्वार्टर आता है, स्टॉक प्राइस में करेक्शन आता है, तो फिर आप शायद खरीदने का सोच लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज़ वेरी गुड। ये जो सभी कंपनियां हैं बोल रही है कि जो उनका RFQ है, यानी कि जो दी काइंड ऑफ नंबर्स दे आर गेटिंग फॉर न्यू प्रपोजल्स, वो काफ़ी अच्छे हैं, और ये जेन्युइनली इंडस्ट्री बेनिफिट करती है फ्रॉम China Plus One। हॉस्पिटल में यूर राइट, दैट ऑल्सो इज गुड, लेकिन हमारा मोस्ट पॉजिटिव व्यू विथ यूजुअल डिस्क्लोजर इज इन अपोलो हॉस्पिटल। और ये जो कॉर्पोरेट एक्शन कर रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल में, दैट कैन सर्टनली डिलीवर अ लॉट ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। और जो उनकी जो डिजिटल फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल हेल्थ और फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आई थिंक अपोलो हेल्थ को जब वो लिस्ट होगी, आई थिंक इट विल बी अ वन ऑफ इट्स काइंड कॉन्सेप्ट बिजनेस। इसलिए ये स्टॉक पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, पर नॉनदलेस हेल्थ केयर इज अ गुड सेफ सेक्टर टू रिमेन इन्वेस्टेड है। तो दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। यस, डेफिनेटली वी नीड अ नाइस वीकेंड अनुज। हमें एक बहुत अच्छे वीकेंड की ज़रूरत है, क्योंकि सोमवार हमारा उसी पर डिपेंड करेगा। क्या लगता है अनुज? प्राइस डैमेज 25,000 के नीचे क्लोज हो रहे हैं, एक अटैम्प्ट लिया लेकिन रीगेन नहीं कर पाए। अप्रोच मंडे मार्केट के लिए क्या रखें? कुछ यहाँ से कैरी करें, क्या ना करें इंडस्ट्रीज पे? नहीं, वीकेंड तो अच्छा ही रहेगा, वो तो गाबा सर ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हैं हमको, तो उसमें तो कोई इशू है नहीं। करवा देंगे। हाँ अप्रोच देखिए, क्लोज तो ख़राब है मार्केट की, और अगर आप सिर्फ ख़राब क्लोज पर शॉर्ट कैरी करना चाहते हैं, वो आपका व्यू है। जैसे कल अगर किसी ने ख़राब क्लोज पर सिर्फ कैरी किया होगा तो आज पैसा बना होगा, लेकिन मंडे को हम बहुत बड़े नंबर्स पर रिएक्ट भी करेंगे। तो अगर आप कोई भी ट्रेड कैरी करें, लॉन्ग या शॉर्ट, तो मेरा एक व्यू होगा कि प्लीज़ हेज जरूर करिएगा आप अपने आप को। और अब देखिए ये क्या है ना, इसमें बहुत सिंपल है। अगर वीकेंड के नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया
तो हम 24,750 की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वीकेंड के नंबर्स और ख़ासतौर से वो HDFC बैंक के नंबर्स अगर अच्छे आ गए तो रिकवरी भी आ सकती है। तो ये इट्स लाइक अ बाइनरी आउटकम मंडे को। तो बहुत लोग हैं जो प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे, बहुत लोग नहीं करना चाहेंगे। मैं सेकंड कैंप में बिलीव करता हूँ हमेशा कि प्रीएम्प्ट ना करें, मार्केट के एक्शन को देखकर अगर आप ट्रेड लें तो वो नॉर्मली बेटर होता है। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज दो स्टॉक्स जो डीलर्स के रेडार पे हैं उनमें सबसे पहले है L&T फाइनेंस, और रिजल्ट्स जो आने वाले हैं बहुत जल्द। उसके पहले स्टॉक में एक लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट 5% ऊपर है और फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ BTST का ट्रेड लेना चाहिए, 206-208 तक के लेवल्स उनको दिखाई पड़ रहे हैं जुलाई फ्यूचर्स में, तो ये काउंटर है जो उनकी पसंद में है। इसके अलावा सेल और मेटल स्टॉक्स में आज थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। डीलर्स की अगर आप माने तो सेल एक ऐसा काउंटर है जहां 140 तक के लेवल्स उनको दिख रहे हैं, और यहां भी एक BTST की रणनीति वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। फ्यूचर्स जो हैं जुलाई के, यहां फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है, तो ये भी एक काउंटर है जो डीलर्स आज अपने रिडार पर रखे हुए हैं। ओके, सेल और L&T फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स में खरीदारी की राय डीलर्स की तरफ से। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स लेते हैं। गाबा सर, आपसे ही शुरुआत। गुड इवनिंग, बताइए क्या कैरी करें? गुड इवनिंग। आई थिंक मेरे ख्याल से लॉन्ग होना चाहिए सेल, जो सुबह मैंने आज 10 बजे दिया था, टारगेट था 138 का, 136.65 तो हो चुका, नियर टू टारगेट। लेकिन मुझे अब भी अच्छा लगता है क्योंकि अब ब्रेकआउट मिला है और अब ट्रेड कर रहा है 136.55, स्टॉप लगाएंगे करीब 135.75 का, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। अब टारगेट 140 का हो। यस, सेल गाबा सर की पिक। रचना जी, आपका ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? जी, मंडे मॉर्निंग के लिए हम SBI कार्ड को शॉर्ट करेंगे एंड हम यहाँ पे 900 के SL के साथ इसको शॉर्ट करके ले जाएंगे एंड हमारा टारगेट होगा 885। ओके, कविता जी आपके ट्रेड कैरी करेंगी? तो वीरेंद्र जी, एज लाइक हम सपोर्ट के आसपास बंद हो रहे हैं और काफी रिजल्ट्स भी हैं। मुझे लगता है जो ट्रेड हमने ओपन रखा है लेमन ट्री का, उसी को एज अ पोजिशनल लेकर जाएंगे विद 150 के स्टॉप लॉस के साथ। के साथ ही जानना चाहेंगी कविता जी। राजेश सातपुते जी, आप बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी? श्रेया, बड़ा ट्रिकी है आज का क्योंकि बहुत गिने चुने काउंटर्स है जो रडार पे आ रहे हैं। सो यहाँ पे कॉन्ट्रा तो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन टाटा स्टील जो मैंने सुबह दिया था उसी के साथ जाऊंगा। 162.60 करंट प्राइस है, 160 का स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग साइड का ट्रेड 168 प्लस के टारगेट। टाटा स्टील ये हो गई राजेश सातपुते जी की पिक। मानस जी, आपके कैरी कर रहे हैं? तो अनुज जी, बजाज फाइनेंस पे खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक ने अपने 20 10 में एवरेज को रिगेन किया है, तो बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 929 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 975 का टारगेट रखेंगे। फाइनेंस 941 पे आपका एक बाय कॉल है। कॉल सारे हो गए आपकी स्क्रीन पे। जरा मैं ब्रेथ रखता हूँ, नो डाउट जब आप इस ब्रेथ को देखेंगे तो आपको आज ब्रेथ में मतलब और डेरिवेटिव्स की प्लेसमेंट में काफ़ी पेन नज़र आएगा। और कल भी ये पेन था, कल शॉर्ट्स का प्रभाव काफ़ी था, कल लॉन्ग अनवाइंडिंग का काफ़ी प्रभाव था। आइए देखते हैं आज के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। और हम ये देखिए, शॉर्ट 117, और सबसे बड़ी बात है कि वो पॉकेट शॉर्ट कैरी कर रही है जो अब तक पुल बैक जनरेट करवाती थी, दैट्स बैंक्स। 30 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, सॉरी लॉन्ग माफ कीजिएगा, और शॉर्ट कवरिंग 20 में, शॉर्ट 117, लॉन्ग अनवाइंडिंग 60। आगे चलते हैं, जरा एक एक करके स्लाइड्स को देखते हैं। यहाँ पर डालमिया भारत, सेल, बजाज फाइनेंस, L&T फाइनेंस, टाटा स्टील, ये पॉकेट रही जहाँ पे इनफैक्ट मोर और लेस आप एक सेंस नजर आएगा कि कमोडिटीज़ में, मेटल्स में अच्छा मूव था। बाकी संवर्धन, NMDC, विप्रो, टाटा कम्युनिकेशन, पतंजलि, स्ट्रॉन्ग साइड पे कोई भी ऐसी पॉकेट नहीं खड़ी है जो यहाँ पर क्योंकि 45% का स्विंग है तो संवर्धन का एडजस्टमेंट याद रखिएगा। और अगली स्लाइड पे आइए। एक्सिस बैंक में शॉर्ट, पोस्ट नंबर्स, भारत डायनामिक्स, डिफेंस, एग्रेसिव। पिछली स्लाइड पे दोबारा आइए। एग्रेसिव पॉकेट जो थी वो शॉर्ट्स विटनेस कर रही हैं, एग्रेसिव। CG पावर, श्रीराम फाइनेंस, HAL, तो डिफेंस और बैंक्स क्रैक हुए, क्रिटिकल एवरेजेस वायलेट हुए। इनफैक्ट क्रिटिकल क्या मैं कहता हूँ, मिड टर्म एवरेजेस वायलेट हुए। पिरामिल, पीच इलेक्ट्रोप्लास्ट, यूनिमिन, टाटा रेल सिस्टम और RBL बैंक, इन काउंटर्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। और फाइनली करीब 24,970 की ट्रेजेक्टरी में, लेकिन विन विन सिचुएशन में एक स्टॉक था आज और वो था इंडिगो। आपकी स्क्रीन पर आएगा, जरा प्लीज़ लिखे आइएगा।
इंडिगो और अच्छा लॉन्ग कैरी करके जा रहा है अपने साथ ये इट्स 5863 और मोर और लेस 20 रेमा से अच्छा रिवर्सल जनरेट किया। हमारा से ये कंसिडर करना चाहिए, मतलब इसने प्रॉफिट इंट्राडे में जनरेट किया 60-70 रुपए का, बट 20 रेमा से रिवर्सल है, स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, मतलब ये वर्थ होल्डिंग है ना, मतलब कि नहीं मोमेंटम फिर इसमें नेक्स्ट वीक बन सकता है। तो देखिए जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे अपनी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। आई थिंक 5750 के स्टॉप लॉस में पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करें। अगर 5900 के ऊपर इस बार गया तो शायद पिछले हाई को ब्रेक करके कहीं ना कहीं 6075 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। ओके चलिए एक काम करते हैं, अब अगले हफ्ते के ट्रिगर्स की बात करते हैं। कंचन से जानते हैं क्या ट्रिगर्स रहेंगे। कंचन गुड आफ्टरनून बताइए। जी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट वीक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी सारे नंबर्स जो हैं हमें प्रेजेंट होते हुए दिखाई देंगे Q1 के। शुरुआत कर लेते हैं 21 जुलाई के साथ। इकोनॉमिकली यहाँ पे कोई मेजर इवेंट नहीं दिखाई देगा, लेकिन रिजल्ट के लिहाज से ये दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे, इटर्नल, IDBI बैंक, हैवेल्स, ओबराय रियलिटी और PNB हाउसिंग फाइनेंस के नंबर आपको 21 जुलाई को दस्तक देते हुए दिखाई देंगे। 22 जुलाई की तरफ बढ़ा जाए, ये इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, बिकॉज फेड चेयरमैन जो जेरेमी पवेल उनकी स्पीच है, तो उस लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिजल्ट के लिहाज से बात करी जाए तो IRFC, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, कोलगेट, GSW इंफ्रा, पेटीएम जैसे काफी सारी कंपनीज के यहाँ पे हमें जो नंबर्स हैं वो आते हुए दिखाई देंगे। मूविंग फॉरवर्ड 23 जुलाई की तरफ बढ़ते हैं। बैंक ऑफ जापान का यहाँ पे कोर CPI का डेटा आने वाला है, उस लिहाज से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और US की क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री है वो भी हमें 23 जुलाई को ही आते हुए दिखाई देगी। अर्निंग्स के लिहाज से बात करी जाए तो इन्फोसिस के नंबर्स यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। टाटा कंज्यूमर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, SRF, पर्सिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज और साथ में डॉक्टर रेड्डी जैसी दिग्गज कंपनीज के नंबर्स भी हमें 23 जुलाई को प्रेजेंट होते हुए दिखाई देंगे। 24 जुलाई ये दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया का S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का PMI डेटा आएगा, S&P ग्लोबल सर्विसेज का डेटा आएगा, US का यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आने वाला है, वहीं US के S&P ग्लोबल सर्विसेज का भी डेटा यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यही नहीं बल्कि US में हमें न्यू होम सेल्स का जो डेटा है वो भी 24 जुलाई को ही आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट के लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंट, एम्फेसिस, नेस्ले इंडिया, बजाज फाइनेंस, ACC, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, SBI लाइफ जैसे काफी सारी कंपनीज के नंबर्स हमें 24 जुलाई को ही आते हुए दिखाई देंगे। 25 जुलाई की बात करी जाए तो यहाँ पे US का फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आने वाला है। इकोनॉमिकली ये इंपॉर्टेंट है। और रिजल्ट के लिहाज से सिप्ला, पेट्रोनेट LNG, पूनावाला फिनकॉर्प, बजाज फिनसर्व, लॉरस लैब और श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स भी हमें 25 जुलाई को आते हुए दिखाई देंगे। आखिरी दिन की बात कर लेते हैं 26 जुलाई की। रिजल्ट के लिहाज से यहाँ पे इंपॉर्टेंस है क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स आने वाले हैं और साथ में कोटक महिंद्रा बैंक के भी नंबर्स हमें 26 जुलाई को ही आते हुए दिखाई देंगे। संडे को कुछ मेजर इवेंट नहीं है तो रेस्ट का डे है। ओके बिल्कुल, संडे को छुट्टी। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको बैन अपडेट देते हैं और उसके बाद एक राजेश जी से बात करते हैं कि वीकेंड में क्या किया जाए। हम मतलब वीरू क्या करें, हमारा प्लान तो बन चुका है। पहले बैन अपडेट एक बार ज़रा स्क्रीन पर लेकर आइए। बैन की अपडेट एक बंधन बैंक बैन में जा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लग नहीं रहा था सुबह तक देखकर 102% पोजीशन हो गई यहाँ पर। इम्पॉर्टेंटली एंजल वन बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है, 80% से नीचे पोजीशन आ चुकी है यहाँ पर, तो शायद ये बैन से बाहर आ जाए। राजेश जी बताइए क्या देखें वीकेंड पे। अनुज जी, वीकेंड पे अगर आप देखें तो इस बार थिएटर रिलीज बहुत सारी है, हालांकि सारी छोटी मूवीज। पहली तो तन्वी द ग्रेट है जिसमें अनुपम खेर, बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शुभांगी दत्ता करके एक नई आर्टिस्ट है उसकी आई है, और ऐसी उम्मीद की जा रही कि शायद वो अवार्ड भी कहीं ले जाए। इंटरनेशनल लेवल पर इस मूवी की बहुत चर्चाएं हुई है। दूसरी सायारा जो कि यशराज खेमे से है, आहन पांडे, अनीता पड्डा करके हीरोइन है, दोनों नए न्यू कमर्स है। आहन पांडे चंकी पांडे के भतीजे हैं, तो लेट्स सी वो कैसी हो पाती है। तीसरी निकिता रॉय है, सोनाक्षी सिन्हा की, जो कि बहुत जमाने से एक डिसेंट रिलीज के लिए तरस रही थी, हॉरर स्टोरी है, वो आई है। और चौथी अगेन एक हॉरर स्टोरी है, इंग्लिश, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, वो हॉलीवुड की मूवी है, तो वो भी एक हॉरर मूवी है। और पांचवी एक कार्टून मूवी है, स्मर्फ्स करके एनिमेटेड। तो ये 5 रिलीजेस थिएटर में है, लेकिन OTT पे एक बड़ा धमाका है। OTT पे अगर आप देखो
तो सीक्रेट ऑप्स का सीजन 2 आ रहा है, जिसे दर्शक बहुत जमाने से इंतजार कर रहे थे। रॉ एजेंट हिम्मत सिंह के कारनामे 1 में और 1.5 में हमने देखे, सबको बहुत पसंद आए और उम्मीद है कि ये भी बेहतर होगा, क्योंकि इस बार टेररिस्ट अटैक से हटकर साइबर वारफेयर और एआई थ्रेट्स के ऊपर ये कहानी बनी है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य को दर्शा रही है। तो अच्छे आर्टिस्ट के मेनन, विनय पाठक, प्रकाश राज, साई राज बशीन, कई अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो है। दूसरी, भूतनी की ओटीटी रिलीज है। रेड 2 के कारण से भूतनी कोई भी उतना नहीं देख पाया थिएटर्स में, क्योंकि लोग कम गए। यहाँ पे मुझे लगता है ये एक हॉरर स्टोरी, कॉमेडी हॉरर स्टोरी कही जा सकती है, जो कि एक कॉलेज में एक पेड़ की पूजा होती है वैलेंटाइन डे को, और उसको लेकर के संजय दत्त और मोनी राय की। तीसरी अगर आप देखेंगे तो कुबेरा, जो कि धनुष की मूवी थी, रश्मिका मंडाना और नागार्जुना की, बहुत ना थिएटर पे अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद ओटीटी पे आ रही है। तो जो लोगों ने रीजनल लेवल पे नहीं देखी, अब हिंदी में देख सकेंगे। वीर दास फुल वॉल्यूम स्टैंड अप कॉमेडी है, और स्टार ट्रेक का एक नया सीजन है ओटीटी पे। अब इसमें आप देखो तो 3-4 हॉरर मूवीज है जो श्रेया को अच्छी लगती है, कार्टून मूवी है जो श्रेया को अच्छी लगती है, स्टार ट्रेक है जो श्रेया को अच्छी लगती है। लगता है इस बार सारा कुछ श्रेया के लिए ही। सैटरडे तो पैक्ड है मेरा, संडे सब देखा जाएगा। अजय जी एक बात बताइए, ये आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, ये वो 98 की फिल्म का एक्सटेंशन है या एकदम नई फिल्म है? 98 में वो फिल्म देखी थी मैंने, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद उसका एक सीक्वल आया था, आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, वो भी मैंने देखी थी। उसके बाद वो आई विल ऑलवेज नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, वो तो मैं देख नहीं पाया था। लेकिन ये उसी फ्रेंचाइजी, मतलब उसी स्टोरी का कंटिन्यूएशन है या फिर कंप्लीटली न्यू फिल्म है? कंप्लीटली न्यू फिल्म है, उसका सीक्वल टाइप बनाया है इन्होंने, उससे थोड़ा बहुत जोड़ करके नया बनाया है। तो है वही, बट मुझे नहीं लगता कि उतनी कोई बेहतर हो पाएगी जो पिछले दिनों जिस तरीके की वो जो पहली दूसरी हुई थी। उसके बाद तीसरी से थोड़ा सा ढीला पड़ने लगा था फ्रेंचाइजी, और इस बार देखना पड़ेगा कैसा होगा। बट थर्ड वाला भी उतना अच्छा हो नहीं पाया था। ओरिजिनल की बात ही अलग थी। 1998 में जो फर्स्ट फिल्म आई थी, वीरू देखी थी? नहीं। ओके, देखनी चाहिए। आई नो 1998 की वो जो ओरिजिनल फिल्म थी, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, बहुत शानदार मतलब फिल्म थी वो, और काफ़ी सस्पेंस वाली फिल्म थी। एकदम एंड में जाके सस्पेंस खुलता है उसमें, और जैसा कि हॉलीवुड फिल्मों में हमेशा होता है, वो एंड में स्कोप छोड़ ही देते हैं कि सीक्वल आएगा उसका। हॉलीवुड हॉरर बेटर होते थोड़ा बॉलीवुड हॉरर से, इन माय ओपिनियन। हॉरर तो कॉमेडी होता है ज़्यादातर, लेकिन वैसे जब कॉन्ज्यूरिंग आएगी तब उसको देखने जाऊंगा। हाँ, सितंबर में कॉन्ज्यूरिंग द लास्ट राइट। आप फ्राइडे द 13th देखो। हाँ, वो भी देखी हुई। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई दोस्त नोएडा में कोई मिल जाए जो मेरे साथ देखे कॉन्ज्यूरिंग, चलेगा ना? अरे अभी तो कभी भी हॉरर फिल्म के लिए कभी भी। अच्छा, कॉन्ज्यूरिंग अगर आप 1 देखेंगे ना, वो भी मतलब इतनी शानदार थी, वो 2 उसको मैच नहीं कर पाई थी। नॉर्मली बहुत टफ होता है कि किसी सीक्वल का मैच करना। सिर्फ मेरे ख्याल से पूरे मूवी वर्ल्ड में सिर्फ एक सीक्वल थी जो 1 से बेटर थी, वो थी टर्मिनेटर 2। बस टर्मिनेटर 2 थी जो शायद टर्मिनेटर से बेटर थी, और कुछ हद तक द डार्क नाइट जो बैटमैन बिगिंस के बाद आई थी, जो मतलब बस ये 2 फिल्में मुझे याद है जो जिसमें पहले से बेटर था सेकंड मूवी। अनुज जी रैम्बो और गॉडफादर को भूल रहे हैं आप? हाँ, कह सकते हैं वैसे ऐसे तो खैर कह सकते हैं, इसमें राजेश जी केस में भी कह सकते हैं। हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं। पीवीआर वाला सोचते होंगे कि यार काश हर शख्स राजेश अग्रवाल होता तो आज स्टॉक 10,000 का होता है ना? हाँ बिल्कुल, काश ऐसा होता। चलिए काम करते हैं। ये हमने थोड़ा टाइम पास इसलिए भी किया क्योंकि मार्केट में वैसे ही कुछ बात करने को था नहीं, तो क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पूरे पैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ हैप्पी वीकेंड और एंजॉय करिए। गाबा सर, आपको फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वॉल पर चलते हैं और मार्केट की क्लोजिंग समझते हैं। निफ्टी करीब 136 पॉइंट नीचे था 24,975 पर। बैंक निफ्टी करीब 600 पॉइंट नीचे 26,260 पर। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स 3/4% नीचे। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, है क्या स्मॉल कैप? आईटी हल्का सा नीचे था। स्मॉल कैप करीब 1% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1:2 के करीब का था यहाँ पर। 960 बढ़ने वाले शेयर, 1750 गिरने वाले शेयर। सेक्टोरल हिट में आप देखते हैं एक बार ज़रा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। डिफेंस में सबसे ज़्यादा गिरावट थी 2.5%। उसके अलावा बैंक्स वीक थे, फाइनेंशियल्स ऑब्वियसली बैंक्स की तर्ज पर वीक थे थोड़े से। कैपिटल गुड्स में गिरावट आई 1.5% की। कोई सेक्टर ग्रीन में था ही नहीं। मेटल्स हल्का सा ग्रीन में थे, और आईटी फ्लैट ही था, आईटी मोर और लेस।
कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी हल्के से गिरावट थी, लेकिन क्लियरली आज का जो बिग कल्प्रिट था वो था बैंक निफ्टी, जो करीब करीब 1% नीचे था। हालांकि परसेंटेज के हिसाब से डिफेंस था जो 2.5% नीचे था। चलिए निफ्टी का हीट मैप देखते हैं, और अगर जो सबसे नीचे स्टॉक देखेंगे आप, आज इसी ने पूरा मूड ख़राब किया। एक्सिस बैंक खुद तो गिरा, लेकिन इस पूरे मार्केट को साथ लेकर गिरा 5.5% नीचे। कोटक और HDFC बैंक भी काफ़ी वीक थे। BEL, श्रीराम फाइनेंस, HDFC लाइफ, हीरो, ट्रेंड, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ गिरावट आई। SBI में गिरावट थी थोड़ी सी, अदानी पोर्ट्स, टाटा कंज्यूमर, सन फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स थे जो नीचे थे। ऊपर क्या था आपका? विप्रो था। विप्रो में आज करीब 2.5% की रैली थी। बजाज फाइनेंस में 2.25% की रैली। टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, नेस्ले, ONGC, JSW स्टील, कोल इंडिया, ICICI बैंक, HCL टेक और इन्फोसिस में टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा एक रिकवरी आई। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आज ठीक ठाक मूव्स देखने को मिले। जी हाँ, तो क्लोज खराब 25,000 स्क्रीन से आज काफ़ी दिनों बाद गया, और आज हमने इंट्राडे लो लगाया 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और वीकली बेसिस पर आप चार्ट को देखें तो 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। खैर जो सो गया। वीकेंड काफ़ी भारी है, 2 महत्वपूर्ण नंबर्स, और शाम को रिलायंस की कवरेज CNBC आवाज़ पर जारी रहेगी। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप अपने इन्वेस्टमेंट से या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड, प्लीज़ ज़रूर पूछिए। मार्केट का पंचनामा एक छोटे से अंतराल के बाद अनुज और श्रेया के साथ मार्केट का पंचनामा में। बाकी प्रकाश सर को इस पैनल की तरफ से, CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से एक बार अग्रिम शुभकामनाएं जन्मदिन की। और एक फ़ायदा ये हुआ अनुज कॉन्जूरिंग के बारे में बात करने का कि मेरे को एक मेरे दोस्त का मैसेज आ गया कि हाँ मैं अग्री हूँ, तुम्हारे साथ चलूँगा देखने के लिए। तो अब मुझे चलिए, हैव अ नाइस वीकेंड, और मुलाकात है बिल्कुल। तो मुझे डिच कर देंगे आप ना? नहीं, आप तो जनाब मुझे 6 महीने से डिच कर रहे हैं। अभी हमारी मई वाली पार्टी बाकी है, अभी क्या बात कर रहे हैं आप अभी? वो भी होगी फिर जल्दी। होगी। और चलिए, आपसे मुलाकात होगी इस पैनल की सुबह एक बार फिर से मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस वीकेंड।